नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज का दिन राहुल गांधी के नाम से रहा और काफी इंपॉर्टेंट डे था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जीत गए हैं और मोदी हार गए हैं। जी हां, आज दिन भर से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ही चर्चा हो रही है जिसमें मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मिली सजा खारिज कर दी गई है। और इस फैसले से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी की हार हुई है। साथ ही इसे पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी की हार भी माना जा रहा है, क्योंकि इस सजा के बाद राहुल गांधी को जिस तेजी से डिस्क्वालीफाई करते हुए संसद से बाहर कर दिया गया था, आप याद कीजिए, अब राहुल के फिर से क्वालिफाइड सांसद होने के दिन लौट रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार, उनके समर्थकों और कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत ही खास हो गया है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रात भर का मेहमान अंधेरा किसके रोके से रुका है सवेरा। आपने गाना सुना होगा। दरअसल रात जितनी ही काली और घनी क्यों ना हो, लेकिन सूरज की एक किरण अंधेरे की सत्ता को चुनौती दे ही देती है। और राहुल गांधी लोकतंत्र में छाए ऐसे ही अंधेरे को लगातार चुनौती दिए जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि डिस्क्वालीफाई होने से पहले संसद में दिया गया उनका आखिरी भाषण, जिसमें राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों के बारे में तो बताया ही था और कहा था कि लोग हर जगह उनसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। राहुल ने इसी भाषण में सवाल उठाए थे कि ऐसा कौन सा जादू हुआ कि गौतम अदानी, जो 2014 में 602वें नंबर पर थे और यानी कि अमीर लोगों की सूची में थे, वो अचानक से दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल के ऐसे सवालों ने मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया था। हिंडनबर्ग मामले पर पहले ही बवाल मचा हुआ था, आप याद कीजिए। और इस सब में बात और आगे बढ़ती, लोगों का ध्यान मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और कुछ लोगों के अमीर बनने की वजहों पर जाता। इससे पहले राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट का फैसला आ गया और राहुल संसद से बाहर कर दिए गए। इसके बाद देश में बहुत और सी ऐसी घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मणिपुर हुआ, हरियाणा हुआ, और इन घटनाओं पर जवाब देने के लिए मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं। संसद में आना तो दूर, अभी तक मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, लोगों से कोई अपील नहीं की कि शांति बहाली हो। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए और अब उम्मीद है कि राहुल गांधी सोमवार से संसद में नजर आ जाएं। सियासत का खेल देखिए दोस्तों, और संयोग देखिए कि इंडिया ने जो अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के लिए पेश किया है, उस पर 8 तारीख से चर्चा होना तय है। और सब कुछ अगर कायदे से चला तो राहुल भी अब इस चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे। राहुल गांधी के संसद में लौटने की खुशी व्यापक तौर पर देखी जा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या कुछ प्रियंका गांधी ने लिखा, जरा फटाफट देख लीजिए। 3 चीजों को छिपाया नहीं जा सकता, सूरज, चांद और सत्य, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। और इनको कोट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। तो इसी तरह के ट्वीट तमाम लोगों के आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे सच की जीत बताते हुए लिखा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो फैसला सुनाया है उसके मुख्य बिंदु आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा गौर फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या क्या दिया। पहला, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई। ये बड़ी बात आपके सामने हम रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, उस फैसले में दूसरी बात, 2 साल की सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन भी यह सजा कम होती, यह नियम लागू नहीं होता। यहां यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो आपके सामने रख रहे हैं। खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जाती है कि आपने मैक्सिमम सजा किस आधार पर दे दी, यह कारण तो बताइए जज साहब। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसके अलावा हालांकि हाई कोर्ट ने अपील खारिज करने की वजह बताने के में काफी पन्ने खर्च किए। आप याद कीजिए कि 100 पन्नों का वो जजमेंट है हाई कोर्ट का, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया हो, ऐसा नहीं लगता है। वो पहलू कौन से? तीसरे पॉइंट में जो बता रहा था
कि आपने मैक्सिमम सजा तो दे दी, लेकिन यह सजा क्यों दी गई है ये लोअर कोर्ट ने नहीं बताया था। अब आगे आइए, देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 में के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की कोई वजह नहीं बताई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जा रही है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये प्रभावित सिर्फ राहुल गांधी नहीं हो रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी को जिन्होंने चुन करके संसद तक भेजा है वो जनता भी, वोटर्स भी प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए इस सजा पर रोक लगाई जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सलाह भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के वक्त एहतियात बरतने की उम्मीद की जाती है। यह कह रहा है कोर्ट कि साफ साफ सलाह है कि आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको पब्लिक भाषण जब आप देने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का कुछ एहतियात बरतना चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, बहुत छोटा सा उनका भाषण रहा, लेकिन उसमें क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं, फटाफट सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो इसमें कोई अंश काट करके हम नहीं सुना रहे हैं, राहुल गांधी ने इतना ही कहा था वही आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जनता ने जो प्यार दिया, उसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। एक बड़ा दिन आज कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसके अलावा ज़रा अगर ला पाएँ तो नीचे रिकैप कर देते हैं कि कोलार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक क्या कुछ हुआ आप देखेंगे तो इसी में आप नीचे देख रहे होंगे कि ये मामला कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ज़रा शुरुआत में बिल्कुल ले आइए, 2023 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2019 से ज़रा नीचे दिखाइए आप, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये मामला कोलार से लेकर के और आगे पहुँचा है। खैर ये स्क्रॉल होता रहेगा, आप देखेंगे। लेकिन आज दोस्तों एक बड़ा दिन है और इस कांग्रेस के हिसाब से, और समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केवल राहुल गांधी की जीत हुई है या इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत की तरह देखा जाए। क्या इस फैसले के बाद कांग्रेस की, इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ेंगी। और सबसे अहम सवाल ये है कि राहुल की जीत से क्या मोदी की हार हुई है, क्या ये मोदी और बीजेपी की हार की शुरुआत है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी खोजने ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। और साथ साथ आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पे ही कि कब क्या कुछ हुआ, कोलार से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक का जो राहुल गांधी के इस मामले का, मोदी सरनेम केस मामले का जो सफर है, उस सफर को हम आपके सामने रख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं फटाफट। बड़ा पैनल आज मौजूद है आप सबके बीच, और देखिए इस बीच हमारे साथ 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी सीधे आ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। और कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े और मिठाई सबका इंतजाम था। मिठाइयाँ शायद खा के आ रहे होंगे शकील जी। सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ, कितनी मीठी थी जो मिठाई आप खा के आए? मिठाई तो हमने खाई नहीं मिठाई तो हम ऐसे आमतौर पे खाते नहीं हैं, क्योंकि काम के बीच में मिठाई खाने का टाइम भी नहीं मिलता है जी। तो आज का दिन जैसा आपने कहा वाकई एक बहुत बड़ा दिन है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये दिन जो है वाकई लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए राजीव जी, जब सारी संवैधानिक संस्थाओं ने समर्पण कर दिया, डर गईं, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद का चिराग जला दिया
और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो क्या रहा था अभी तक कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं उनसे लोग निराश हो गए थे। लोगों को लगता था कि ये जो है कोई भी अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकती हैं और ये वही करेंगी जो सरकार चाहेगी। मीडिया का हाल आपने देख ही लिया। कोर्ट से जिस तरह के फैसले हुए, आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि लोअर कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया, अधिकतम सज़ा दी, उसकी में कोई तार्किकता नहीं है। उसके बाद जिस तरह 13 मामलों का जिक्र हाई कोर्ट ने किया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, राहुल के सज़ा के फैसले को जो उन्होंने स्टे किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। जो सबसे बड़ी बात जो राहुल कहते थे कि डरो मत, तो इस फैसले ने हिम्मत पैदा कर दी है संवैधानिक संस्थाओं में भी और लोगों में भी। देखिए, होता क्या है कि अगर आपके पास ताकत है तो ताकत दिखना भी चाहिए जी। कांग्रेस अभी तक अपनी ताकत को दिखा नहीं पा रही थी, लेकिन अब जब वो सारी की सारी ताकत दिखी और इंडिया बना, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे फैसले और परिणाम आने लगे। आज की तारीख में आप ये समझ जाइए कि जब तक किसी की भी ताकत नहीं दिखेगी, वो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर ये इंडिया नहीं बनता, अगर ये पटना की मीटिंग नहीं होती, बेंगलुरु की मीटिंग नहीं होती, तो हम कह नहीं सकते कि क्या फैसला शकील होता। अख्तर जी, ये बताइए कि कांग्रेस मुख्यालय में कैसी हलचल थी आज, और खासकर राहुल गांधी जब पहुंचे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ साथ पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई खिलाई, शॉल दे करके, भेंट करके एक अलग स्वागत सत्कार किया गया, जो ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं बीच में। क्या कुछ रिएक्शन था वहाँ पे? बहुत भीड़, बहुत हुजूम देख रहे हैं हम लोग, जो तस्वीरें चल रही हैं हमारे आपके बीच में, क्या कुछ था, ज़रा वो बताइए। कांग्रेस मुख्यालय में तो आज बड़ी खुशी का दिन था, बहुत भीड़ भाड़ थी, कार्यकर्ता तो सारे आए हुए थे जी, ये बिल्कुल देख सारे बड़े नेता भी आए हुए थे वहाँ पे। और राहुल जिस 10 जनपद के एक छोटा सा गेट है, खिड़की है, 10 जनपद से 24 अकबर रोड को मिलाता है, उससे जो आते हैं वो यही रास्ता है वहाँ से। तो उसके बाहर से लाइन लगा हुए आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जो हैं। और राहुल प्रियंका के साथ आए, दोनों बहुत खुश थे, लोगों से हाथ भी मिलाया उन्होंने, बातचीत भी करी उन्होंने। और उसके बाद एक दरअसल तमिलनाडु पे मीटिंग चल रही थी वहाँ पे कांग्रेस की, तो राहुल उसमें चले गए, खड़गे जी भी उसी में थे। और ये जो आप मिठाई खाने का जो दृश्य देख रहे हैं, शाल उड़ाने का, ये कांग्रेस का एक दूसरा हॉल है ये वाला, जिसमें छोटा हॉल है, ये भी कुछ दिन पहले ही बनाया गया, वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। ये तमिलनाडु की मीटिंग के बीच में राहुल का ये स्वागत वहाँ से किया गया। और उसके बाद राहुल और खड़गे जी वहीं से उठ के सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। उससे पहले बाकी नेता जो थे, जयराम रमेश और अभिषेक सिंघवी और अधीर रंजन चौधरी जी, ये सब बैठे हुए थे वहाँ पे। और आज तक का जो सबसे छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल ने किया है, वो आज किया है। राहुल ने वाकई गिनती के 2 शब्द बोले जो आप दिखा रहे थे जी, बस सिर्फ उतना ही बोला, बिल्कुल। और 5 मिनट भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं रहे, और कोई विक्ट्री साइन भी नहीं दिए। शायद पत्रकार लोग कह रहे थे कि विक्ट्री साइन दीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं दिए जी। आखिर क्या कारण है कि राहुल बिल्कुल सीमित बोले और चले गए वहां से? कारण क्या हो सकता है? नहीं, कारण तो बड़ा स्पष्ट है कि राहुल इसको बहुत सामान्य तौर पे ले रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा काम क्या है और वो मैं काम करता रहूँगा, जीत से न हार से, हैं। तो वो अब राहुल उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो राहुल से जब मीडिया ने कहा, पत्रकारों ने कहा, कैमरामैनों ने कहा, तो खड़गे जी ने, वो शायद फ़ोटो होगा भी हमारे पास है वैसे, तो विक्ट्री का साइन बनाया, अभिषेक ने बनाया, लेकिन राहुल ने खाली हाथ जोड़ दिए और राहुल मुस्कुराते रहे। तो मतलब राहुल भावनाओं में नहीं आ रहे हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। और देखिए, पहले राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वालों ने बहुत कराई, और राहुल को इतना ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन के फ़ायदे के बदले नुकसान हुए। राहुल हर सवाल का जवाब देते थे, 50 सवालों के जवाब दिए राहुल ने, लेकिन उसके बाद भी मीडिया की शिकायत उनसे बनी रही। तो उसका नतीजा राहुल ने यही निकाला कि कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं चाहे जितनी इनसे बात कर लूँ,
सड़क पे चलते हुए बात करते थे, निकलते हुए बात करते थे, हर जगह जब यात्रा थी तो आपने देखा कि हर स्टेट में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जरूर करते थे। उसके बाद उतर के मीडिया के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप जो हैं वो कम नहीं हुए और एक से एक जो है मतलब होस्टाइल किस्म के सवाल उनसे जो पूछे जाते रहे। तो मीडिया में अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आज हम देख रहे थे कि स्टूडियो से आने वाले फ़ोन जो रिपोर्टर्स के पास आते थे वो काफ़ी कम आए, क्योंकि स्टूडियो में भी थोड़ा सा घबराहट का माहौल था। नहीं तो जो रिपोर्टर्स होते थे बेचारे वो बहुत डरे हुए होते थे कि पता नहीं क्या पूछेंगे। वहाँ से संपादक कहता था आज ऐसा पूछो तुम सवाल कि पूरा स्टेज जो है ना, जो राहुल बेटा हिल जाए, हिला दे बस तू तो आज। तो आज जो है बिल्कुल माइंड सेट जिनका सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी हो गया है, उन पत्रकारों को छोड़ के बाकी सब रिलैक्स मूड में थे। देखिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसका बड़ा हिस्सा जो है आज भी जो है वो जर्नलिज्म के जो एथिक्स है उनका पालन करता है। कुछ लोग ज़रूर हैं कि जो विचारधारा से ही संघी हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो विचारधारा से संघी नहीं हैं, जो निष्पक्ष किस्म के लोग हैं, तो आज खुश थे। तो आज माहौल, उससे पहले हम पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में भी बड़ा अच्छा था, पार्लियामेंट में भी लोग बड़े खुश थे। और पार्लियामेंट में ही अधीर रंजन चौधरी ने आके लोकसभा के अंदर इस अनाउंसमेंट को किया वहाँ पे, और उसी वक्त उन्होंने ये बताते हुए अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष से कहा कि साहब ये फैसला आ गया है, अब इन्हें आप बहाल कीजिए। और उसके बाद वो अध्यक्ष के चैम्बर में गए, वहाँ उन्होंने कहा और फिर लिख के भी अधीर रंजन चौधरी ने दिया। अब देखिए समस्या ये है कि आज अब लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा, होने को रात को भी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर गुजरात से फैसला हुआ था और यहाँ इन्होंने लोकसभा में कहा कि हमारे पास फैसला आ गया है, और 24 घंटे के अंदर राहुल की सदस्यता रद्द कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, याद कीजिए आप, और ये हम लिख भी रहे हैं जो आप कह रहे हैं, नीचे पूरा वो चल रहा है राहुल का मामला। और आप सही कह रहे हैं, 23 मार्च को राहुल गांधी को सज़ा होती है गुजरात में लोअर कोर्ट से, CJM कोर्ट से सज़ा होती है 2 साल की, और 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है और फटाफट उनको एक नोटिस जारी होता है कि साहब अब आप अपना बंगला खाली कर दीजिए। 1 महीने का समय, 20 अप्रैल का समय दिया जाता है कि 20 अप्रैल तक आप बंगला खाली कर दीजिए। तो ये देखिए 24 तारीख को राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। लेकिन आज की तारीख में, आज है 4 अगस्त 2023। अब देखते हैं कि राहुल गांधी की सांसदी जो है वो वापस कब आती है। तो बहुत सारी जानकारियां आप दे रहे हैं और भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब राहुल गांधी संसद में कब लौट के आते हैं, इस पर क्या कुछ होता है, ये सब हम जानेंगे। मीनू जैन जी, आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे आप रिएक्ट कर रही हैं, क्या कुछ आप देख रही हैं और यहां से किस दिशा में राजनीति को जाते हुए देख रही हैं आप? जी, ये देखिए राजीव जी, आज का जो फैसला है ये तथाकथित गुजरात मॉडल के अंत की शुरुआत हो गई है। ये कितना टाइम लगेगा, अभी इसको धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया है। कितना टाइम लगेगा ये अभी देश की जनता निर्धारित करेगी। वो शायद आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पता चल जाएगा और उसके बाद आम चुनावों में भी पता चल जाएगा। एक बात निश्चित है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में बुधवार को भी कही थी, कि इसमें अगर राहुल गांधी के पक्ष में निर्णय जाता है तो ये समझ लीजिए 2024 का जो युद्ध लड़ाई है वो आधी कांग्रेस ने जीत ली है। ये इसका दूरगामी परिणाम होगा। और ये जो राहुल गांधी के बारे में अभी बात हो रही है, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने सदस्यता से डिस्क्वालीफाई होने के बाद से अपना कंपोजर नहीं खोया, अपनी चित्त की स्थिरता नहीं खोई। ना वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए आज, और ना तब वो बहुत डिप्रेस थे कि बौखलाहट में या परेशान होके कुछ इस दौरान, इतने दिनों के दौरान उन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या कुछ भी बोलने लगे हों। वो उनके चित्त की स्थिरता इस कदर थी कि वो उस दौरान लोगों से सामान्य तौर पे मिलते रहे, अपना पार्टी का काम करते रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, और उसके बाद जो राहुल गांधी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 शब्द बोले हैं, वास्तव में 2 ही शब्द बोले हैं। एक्चुअली तो उनका कहने का मतलब था पाश के शब्दों में, जो उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रही हूं राहुल गांधी की तरफ से, कि मैं वो घास हूं जो तुम्हारे सब किए धरे पे उगाऊंगा।
कि तुमने कितना भी उस घास को कुचल के डाल दिया, खोद दिया, उसका चारों तरफ उसमें आपने केमिकल डाल दिया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो घास है राहुल गांधी कि जो तुम्हारे सब किए धरे पे फिर से उग आएगा। और जो राहुल गांधी का कहना है कि मुझे स्पष्ट है कि मैं क्या करूंगा, वो उनको स्पष्ट, जो मैंने आपके परसों भी कहा था कि उनको किसी पद का लोभ लालच मुझे नहीं लगता है। वो जो कह रहे हैं मुझे क्लैरिटी है, उनको क्लैरिटी ये है कि इस देश को इस विषैली विषाक्त विचारधारा से मुक्ति दिलाना, इसके खिलाफ इनकी लड़ाई जारी रहेगी। और देखिए, राहुल गांधी एक इकलौते नेता हैं जो कि संघ की विचारधारा पर, आरएसएस की विचारधारा पर लगातार हमलावर हैं। और ये इनके इसी हमलावर रुख ने, डरो मत के जो रुख था, जो डरो मत का जो मोटो इन्होंने दिया, अभय मुद्रा जो इन्होंने दी, उससे विपक्ष भी उत्साहित हुआ। और उसी का नतीजा था, इसी डरो मत का नतीजा था कि जो ये INDIA नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। वरना कौन सोच रहा था कि 26 पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, और आज इकट्ठी हुई हैं तो केवल उसके पीछे एक राहुल गांधी का जो निर्भीक, जो निडर स्वरूप है, उससे इंस्पायर हुई है वो, और वो इकट्ठी हो गई है। और इतनी इस तौर पे इकट्ठी हो गई है कि मोदी जी की नींद हराम हो गई है। वो जिसको कहते हैं ना, उठपटांग बकने लगे हैं, सॉरी टू से, कि आतंकवादियों के संगठन से तुलना करने लगे हैं उनकी। और उसके बाद जो कर रहे हैं, वो जो भी उनको करना चाहिए एज ए प्रधानमंत्री, इस देश की आंतरिक कानून व्यवस्था के लिए, देश की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो सब करना भूल गए हैं। अब वो इधर उधर की बातें, जिसको कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, काफिला लुट रहा है लेकिन उनको पता नहीं है रहबर को, ना जवाब देते हैं, ना वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आज की जो ये घटना हुई है, जो ये पक्ष में जो निर्णय आया है, इसने एक तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल बढ़ाया है, कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स को ब्राइट किया है, मतलब भविष्य को जो है उसको, उसमें बहुत अच्छी उम्मीद की किरण इसने जगाई है। और राहुल गांधी को एक कद्दावर नेता, जिसको कहते हैं असल में एक जो देश का नेता है, उसके रूप में स्टैब्लिश किया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस देश के जो भविष्य को संभालने वाले दूसरी पंक्ति के, मतलब जो यंग जो पौध है, जो राहुल गांधी, जो 50 साल के ऊपर की जो लीडरशिप है, उसको वो व्यक्ति संसद में मौजूद रहेगा और इस देश को नेतृत्व देगा, एक कुशल नेतृत्व देगा, जिसकी इस देश को आज बहुत आवश्यकता है। और मरहम लगाएगा, जो इस देश की आत्मा क्षत विक्षत हो गई है, उसको ये राहुल गांधी नाम का जो नेता है, ये उसको डेफिनेटली उसको हील करेगा। यही कहना है मेरा, राजीव। बिल्कुल, राहुल गांधी पे हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो केस था राहुल गांधी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि राहुल को एक बड़ी राहत और बड़ी जीत कह सकते हैं राहुल गांधी को। लेकिन क्या यहां से नरेंद्र मोदी की हार की शुरुआत है? एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल, इस सवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी, 8 साथी हैं, सबसे जल्दी एक रिएक्शन जरूर लेना चाहता हूं। अभी शकील अख्तर जी और मीनू जैन जी के पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे, किस रूप में आप देखते हैं इस जीत को? क्या आप भी मानते हैं एक बड़ी जीत है? क्या आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए इस जीत की जरूरत ज्यादा थी? तो टाइगर इज बैक। अब क्या होगा मोदी जी का? अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी वापस आते हैं, और आना ही है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। और परंपरा यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के समय नेता प्रतिपक्ष वो सबसे अंत में बात करता है। नरेंद्र मोदी जिससे डर कर इतने लंबे समय से भाग रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये 56 इंच की छाती वाले महामानव, जिनको उनके भक्तों ने भगवान बना दिया, वो भूल गए अडानी साहब के साथ बैठने में। राहुल गांधी ने बस छू भर दिया था कि रिश्ते क्या हैं, कैसे 602 से वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये 2 नंबरी होना कैसे हो गया करिश्मा इतना बड़ा, यही तो बस पूछा था। और उस एयरबेस में बैठे हुए हैं जिसमें अडानी लिखा हुआ है, तो ये चल क्या रहा है ये देश को पता होना चाहिए। राहुल गांधी जब ये पूछ रहे थे तो उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। राजीव जी, जिस
की कमी महसूस लोग कर रहे थे, पिछले 8 साल से राहुल गांधी ने एक झटके में इस साल भर के भीतर उस पूरी जगह को अकेले भर दिया है। जो लोग थे कि विपक्ष नहीं दिख रहा है, सक्रिय नहीं है, कभी वो पर्यटन पर निकल जाते हैं वगैरह वगैरह, और सारे विपक्षी दलों को लपेट लिया जाता है। मैं आज ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी आज की तारीख में सबसे सफल विपक्ष के लीडर हैं, सबसे सपक्ष। ये दर्जा शायद राम मनोहर लोहिया को मिला था एक दौर में, जो सारे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाता है, चाहे वो महंगाई और गरीबी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, या सवाल हो विदेश नीति का, या सवाल हो आर्थिक नीति का, देश की दिशा क्या होगी, ये भी राहुल गांधी बात करते हैं। और इन नौजवानों का बेरोजगारी का सवाल कैसे हल होगा, ये भी राहुल गांधी बात करते हैं। मोदी से सवाल भी पूछते हैं, आंखों में आंखें डाल करके पूछते हैं उस सत्ता से जो इतना अहंकार में चूर है कि वो किसी को कुछ नहीं समझती। उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट कुछ है, उसके लिए आरबीआई का कोई मतलब नहीं है, वो चुनाव आयोग तो उसका पानी भरता है, मीडिया उसकी दलाली ही नहीं, उसके चरण चापता है। ऐसे दौर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बैक। और राहुल गांधी जो करेंगे आने वाले वक्त में, वो इतिहास बताएगा, वो इतिहास न्याय करेगा इस व्यक्ति के प्रति जिस पर इतने लांछन लगाए गए, जिसको इतना कमजोर करने की कोशिश हुई, जिसके बारे में क्या क्या अपशब्द कहे गए। वो व्यक्ति आज गांधी की तरह खड़ा हुआ है, डंके की चोट पर खड़ा हुआ है, और अपने कदमों से सत्ता के पूरे अहंकार को रोज चूर चूर कर रहा है। वो अपने बहुत सहजता और धैर्य से, कोई और होता तो शायद फैल जाता आज, विक्ट्री का शाइन ही नहीं, न जाने क्या क्या बोलता, लेकिन गांधी 2 शब्दों में जो धराशाही किया है इस सत्ता को, उसके अहंकार को, और जिंदा किया है देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को, विश्वास पैदा कर दिया। आज हम सब जिस तरह से थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं, एक विश्वास पैदा हुआ है कि नहीं, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये व्यक्ति है जो लौटा के ला रहा है हमारी सांसों को, लोकतंत्र की सांसों को, और इसलिए मैं कह रहा हूं टाइगर इज बैक। बैक कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। और जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, कितनी बड़ी चुनौती अब राहुल गांधी पेश कर रहे हैं? राहुल गांधी टाइगर इज बैक अगर कहें तो कितनी बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए, कितनी बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनली? राजीव जी की ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है, और ये आप इसकी तुलना मोरारजी देसाई के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने से कर सकते हैं। वहीं से इंदिरा गांधी का कम बैक शुरू हुआ था। और मैं इसलिए कह रहा हूं राजीव जी कि मान लीजिए ये केस नहीं होता तो आज हम राहुल गांधी की राजनीति को उस ढंग से डिस्कस नहीं कर रहे होते जो आज कर रहे हैं। वो स्ट्रगल कर रहे होते, ट्रोल से, बयानों से, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये इतना बड़ा सेल्फ गोल किया कि मोदी जी ने खुद एक मुकदमे में फंसा के जो राहुल गांधी की जीत नहीं थी वो उनकी जीत बना दी। तो एक तो ये बड़ा काम हो गया, और ये लोकतंत्र की वापसी, जैसा कि शकील जी ने कहा और प्रोफेसर रविकांत ने, मीनू जी ने कहा कि ये पूरे लोकतंत्र ने राहत की सांस ली है आज। अब यहाँ से आगे की जर्नी क्या होगी, मैं लीगल पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूँ, हम लोग दोपहर में बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। एक तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत, मैं राहुल गांधी में कोई अतिशयोक्ति नहीं, अब मैं एक बहुत मैच्योर और एक बहुत बड़े नेता को उभरता हुआ देख रहा हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप राहुल गांधी की टोन देखिए, आप जिस टोन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे भी नीचे, बहुत आराम से उन्होंने बात की, और बहुत महीन तरीके से आप देखिए कि उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की जीत को कोई किसी को क्रेडिट नहीं दिया सिवाय जनता के। सुप्रीम कोर्ट को भी थैंक यू नहीं कहा उन्होंने,
ये इशारा था कि उनके राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का राजनीति उनकी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या इलेक्शन कमीशन के कोई रोल नहीं है। ये उनका इशारा है कि हम और जनता दो लोग हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है। अब यहां से जो राजनीति शुरू होगी राजीव जी, जो मैं देख रहा हूं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की आप अगर कैरेक्टर को देखें तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ते, राजनीतिक लड़ाई विपक्ष से नहीं लड़ते हैं। वो हमेशा ईडी के पीछे, गोदी मीडिया के पीछे, सीबीआई के पीछे, इनकम टैक्स के पीछे छिप के वार करते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं करते। और केवल विपक्ष की बात नहीं है, बड़ी घटनाओं का सामना भी नहीं कर पाते। मणिपुर पे आज तक बयान नहीं आया, जो बयान आया वो मणिपुर पे नहीं था। नू में घटना हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को ये साहस नहीं हुआ कि वो ये केवल इतना ही कह देते कि भाई शांति की अपील तो कम से कम, इतना तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। तो हर चीज में वो बच के निकलना चाहते हैं। लेकिन अब जो माहौल बनेगा इस देश का राजीव जी, क्योंकि अब जो फैसला आया है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, कांग्रेस के पास एक अध्यक्ष है और सब बातें ठीक चल रही हैं। अब यहां से जो राजनीति शुरू होगी, मेरे ख्याल से शुरुआत होगी लेवल प्ले फील्ड की, और उस लेवल प्ले फील्ड में राजनीतिक तौर पे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डील करना पड़ेगा। और इस लेवल प्ले फील्ड में जो मैं देख रहा हूं राजीव जी, अब आप देखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी का और चीजों का रोल बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो बदलना चाहिए, क्योंकि अब एक संभावना दिख रही है। मैं किसी रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, एक संभावना दिख रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है, ये संभावना है। अब इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया है, कॉरपोरेट है, इनको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दुर्भावना के साथ सत्ता में ना आए। ये इनका प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरिटी तमाम उन लोगों में है कि अब देखेंगे और पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि इंडिया जब आए तो दुर्भावना के साथ ना आए। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे ब्यूरोक्रेसी को काम करना बंद कर देना चाहिए, यही मेरा कहना है राजीव जी। बिल्कुल। अभी लेकिन वक्त है, 10 महीने का वक्त है, और लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव है। लेकिन आज जब बात हो रही है तो राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम फैसला आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिन भर आप लोगों को पल पल की रिपोर्ट हम बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या जिरह कर रहे हैं लोग, क्या दलीलें दे रहे हैं, दोनों पक्ष से तमाम बातें आप लोगों तक हमने दिन में पहुंचाई, और बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े भी थे। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने बड़ी सधी हुई आवाज में सधी हुई बात रखी है। 4 से 5 लाइन उनकी रही, उससे ज्यादा नहीं। जो 2 शब्द कहते हैं तो वो 2 शब्द ही कह के चले गए। अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था, लेकिन जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, और उसके बाद सीधे आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास, उनसे भी समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं, क्या राजनीति है, किस दिशा में जा रही है, राहुल गांधी ने कहां लाकर फंसा दिया है मोदी जी को, ये समझेंगे सुनील शुक्ला जी से। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को सुनिए एक बार फिर से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो कुल जमा 5 सेंटेंस, 5 लाइन यहां बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और जिन्होंने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद, ये कह रहे थे राहुल गांधी। लेकिन यहां पर क्या सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी ने बुरी तरह से फंसा दिया है नरेंद्र मोदी को। सीधा नरेंद्र मोदी इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उनके इर्द गिर्द ही सत्ता पक्ष की राजनीति चलती है।
प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है सुनील जी की। सुनील जी को फिर से रिकनेक्ट कीजिए, तब तक सुनील जी की आवाज नहीं आ रही जी। दीपक जी, यही सवाल आपके पास, क्या कुछ कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, बहुत बड़ा ये एक अवसर तो है ही, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की लोकतंत्र और जो लोग देख रहे थे कि देश को कैसी दिशा में और किस जगह पर ले जाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, वो बड़े बेचैनी से ऐसे किसी नायक का इंतजार कर रहे थे। सही बात तो ये है, इसका आभास तो होने लगा था कि राहुल गांधी में वो पोटेंशियल है, लेकिन भारत रुका हुआ था, भारत टेस्ट कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने, हम इस चीज को बार बार इसका जिक्र करते हैं, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, निश्चित रूप से उसने बड़ी ताकत दी इनको, और उनको आज इस स्थिति में ले आया है कि उन्होंने अपने आप को मोदी के सामने खड़ा कर दिया है। मोदी के सामने खड़ा करने का एक और बहुत बड़ा कारण मैं ये देखता हूँ, या उनका व्यवहार है। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आदमी के व्यक्तित्व की जो परीक्षा है वो अक्सर कठिनाई में होती है, लेकिन मेरा उल्टा मानना है, इंसान के व्यक्तित्व की परीक्षा जीत में होती है। जब वो ऊंचाई पर खड़ा होता है, उस समय वो कैसा व्यवहार करता है, ये देखा जाना चाहिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि 1971 में जब पाकिस्तान जंग हारा बांग्लादेश की, तो उस समय जो सैम मानेकशॉ थे, वो जनरल थे, उन्हें कहा गया इंदिरा गांधी की ओर से, जाइए आप सरेंडर कीजिए और साइन कीजिए। सैम मानेकशॉ ने कहा नहीं, इसका जो अधिकार है वो जगजीत सिंह अरोड़ा का है, लेफ्टिनेंट जनरल का है। और ये आप याद कीजिए कि उस बॉर्डर पे एक टेबल पे एक तरफ नियाजी और ये दोनों बैठे हुए हैं। वो बहुत ऐतिहासिक फोटो है राजीव जी, उसकी दूसरी फोटो नहीं मिलती कि पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर कर रहा है। सैम मानेकशॉ चाहते तो खुद चले जाते और उसका पूरा क्रेडिट ले सकते थे। इसलिए मेरा अक्सर ऐसा मानना है कि आदमी जो है, विजय जब वो जीतता है, उस समय वो कैसा व्यवहार कर रहा है, यही उसके व्यक्तित्व की असली परीक्षा है। आज राहुल गांधी ने ये बता दिया कि उनकी जो विनम्रता है, वो विनम्रता किसी भी कीमत पे उसको वो नहीं छोड़ेंगे। अब आप इसको ये कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा क्षण है अगर ये उल्टा हो जाता, तो आप यकीन मानिए कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे होते। अगर राहुल गांधी इस चुनाव को हार जाते, तो शायद हम इस जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें इतनी आवाजें आती आपके स्टूडियो के बाहर और मेरे घर के बाहर कि हम शायद आपस में ठीक से बात भी नहीं कर पाते। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी पराजय भी है वो बीजेपी की। और सीधे सीधे सब जानते हैं कि पूर्णेश मोदी को किस तरीके से उकसाया गया होगा, किस तरीके से तैयार किया गया होगा। और जिसको भी इस केस के बारे में शक है, अब बहुत सारे लोग हालांकि थोड़ा बहुत शुरू हो रहे हैं, जो भक्तगण हैं, जो बता रहे हैं कि किसी ने ये भी पोस्ट डाली कि अब तो भाई जजों को पूछना चाहिए कि आपकी पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन लोगों ने गुजरात के जजों की वो नहीं पूछी कि कौन से पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, अब आज वो पूछना चाहते हैं। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई, वो अभिषेक मनु सिंघवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर कोई उसे ध्यान से सुन ले तो समझ जाएंगे कि ये जो मामला था, कितने कमजोर ग्राउंड पर खड़ा था। और कोई भी थोड़ा भी जिसका न्याय में विश्वास हो, कोई भी अनबायस्ड और बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदार जज हो, तो वो यही फैसला देता। यह फैसला बहुत स्वाभाविक हुआ है। अब दूसरी बात कि आगे जैसे अभी ये तो केवल सजा पे रोक लगी है और जो मामला चलता रहेगा लोअर कोर्ट में, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जजमेंट आ जाने के बाद और ये जो अवमानना का केस पूर्णेश मोदी की ओर से डाला गया राहुल गांधी के खिलाफ, वो इतना एक्सपोज हो गया है, तार हो गया है कि कोई भी जज जो है, मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी के खिलाफ वो देगा। तो इस तरीके से राहुल गांधी का एक सीधे सीधे बहुत बड़ा कद्दावर नेता बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। हालांकि हम पहले भी बोल रहे थे, और वो अच्छी खासी ताकत बटोर चुके हैं राहुल गांधी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में पूरा देश जो है उनसे यही उम्मीद लगाएगा और यही देखेगा। हम जब देश की बात करते हैं तो उस देश की बात करते हैं जिसका विवेक अभी स्थगित नहीं हुआ है, जिसका दिलो दिमाग अभी भी अपनी जगह पर ठीक ठाक कायम है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो हाँ में हाँ मिलाने वाली जो बहुत बड़ी 18 करोड़ की जो पलटन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भारत वो है जो विवेक शून्य नहीं हुआ है, जिसमें मतलब विवेक भी है और गलत को गलत कहने का साहस भी है। बिल्कुल दीपक जी, आऊंगा फिर आता हूं। थोड़ा जल्दी मैं चाहता हूं सबकी प्रतिक्रिया एक बार आ जाए,
क्योंकि समय बीत रहा है। जरा सुनील शुक्ला जी, अब शायद आवाज आ रही होगी सुनील जी की। सुनील जी, सवाल आप सुन चुके थे, सीधा सिंपल यही है कि क्या यहाँ अब राहुल गांधी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उससे मोदी जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी उन तमाम जगहों पे पहुंचते हैं जहां किसी भी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके नुमाइंदों को होना चाहिए, लेकिन वहां वो नहीं पहुंचते। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही या उसके दौरान से ही एक गंभीर राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, जनता से जुड़ने की कोशिश की, जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया और वो कामयाब भी रहे। जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एक जनता की जो जन स्वीकृति थी उनकी, वो लगातार बढ़ती चली गई। यह जो उनका योग्यता का मसला था, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हुई। आप दो घटनाओं को देखिए। आज राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद 2 लाइनों में एक संभ्रांत तरीका जो होता है उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने ढोल नगाड़े नहीं बजाए, उन्होंने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी पर, वादी पर, किसी भी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। केवल उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से ही चुकी है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज सवाल उठाया, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल को भी उठाना चाहिए था कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। हम इससे असहमत हैं, यह तार्किक रूप से स्वीकार करने में हमको सुविधा है। लेकिन उस निर्णय के आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया, उनके गंभीर से गंभीर और बड़े से बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, वह किसी को भी यह स्वाभाविक नहीं लगा। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को चुनावी माहौल से हरा दीजिए, जनता के बीच में उसको अस्वीकृत कर दीजिए, जनता के बीच के सुर को खारिज कर दीजिए, लेकिन आप अदालती माध्यम से या गैर राजनीतिक तौर तरीकों से अगर आप अपने किसी प्रतिद्वंदी को अलग थलग करना चाहते हैं, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की बहुत बड़ी टिप्पणी है। सवाल यह है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी आपको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सिवाय जनता के बीच में उसको अस्वीकृत कराने का और कोई तरीका नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीका अपनाया, भारतीय जनता पार्टी जैसी एक मजबूत पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उससे उम्मीद नहीं की जाती। और इनके गंभीर से गंभीर, राजनाथ सिंह का जो बयान था, आप उसको याद कीजिए। बड़े संभ्रांत तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, शब्दों के चयन में बड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए, शब्दों की मार क्या होती है, तमाम तरह की उन्होंने टिप्पणियां की थी। और उनके जो विद्वान अधिवक्ता लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं थी वह बहुत ही संयत नहीं थी। राजनीति में शालीनता एक बड़ी चीज है, और खासतौर से जब आपका कद बहुत बड़ा हो जाए। आज हम और आप प्रधानमंत्री के प्रति की आलोचना क्यों कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले पर जिस गंभीरता की, जिस जिम्मेदारी की, जिस उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है एक प्रधानमंत्री से, वो दिखाई नहीं पड़ती। एक आलोचना का विषय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक जीत है। और यह राजनीति किस मामले में इस तरह से भी है कि राहुल गांधी ने अपने इस पूरे लड़ाई को जिस खामोशी के साथ और जिस गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी, और बार बार कल जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में उनका एक हलफनामे की चर्चा आई कि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, उनसे उनकी दृढ़ता और अपनी साफगोई एक बार फिर लोगों के बीच में स्थापित हुई। कदम दर कदम राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों के बीच जोड़ने का प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको अगंभीर तरीके से लिया जाए, उनको इस रूप में लिया जाए कि उनको भारतीय राजनीति से खारिज करने की जो कोशिश की जा रही है वह कहीं से भी तार्किक है। अब जब लोकसभा में उनकी वापसी होती है, मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष की जो धार है वो तेज होगी। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति सत्तारूढ़ दल को बहुत असहज करेगी, और जिस मुद्दे को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया है उस मुद्दे पर राहुल गांधी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति हैं जो सबसे पहले मणिपुर का उन्होंने दौरा किया, मणिपुर के हालात को देखा, वहां के लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, और पूरे के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका था
कि एक अपने प्रतिद्वंदी को खारिज करने का पूरा की पूरी साजिश नाकाम हो गई। लोगों का अपने देश की न्याय व्यवस्था में फिर एक बार जो विश्वास है वो बहाल हुआ है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो अपने विपक्षी दलों के प्रति जो एक बड़ी ही असह्य प्रतिक्रिया आई थी जिन्होंने इंडिया के गठन के बाद दिया था, उसका बहुत बड़ा जवाब है यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और राहुल गांधी का एक संयम तरीके से अपनी प्रतिक्रिया। मेरा अपना मानना यह है कि पूरे इंडिया दल समूह के बीच में राहुल गांधी की उपस्थिति जनता के बीच में इस पूरे दल समूह को और गंभीर बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक चुनौतियां और गंभीर बनेंगी। जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी, लेकिन एक चुनौती उन्होंने पहले पेश कर दी थी कि चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, माफी नहीं मांगूंगा, गलत को गलत और सही को सही कहूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। ये माफी नहीं मांगूंगा जरा सुन लेते हैं और सीधा आना चाहता हूं जयशंकर जी के पास में, लेकिन जरा ले आइए उस बाइट को जहां राहुल गांधी साफ साफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और उसके बाद भी जिस मंच पे भी जब भी मौका आया उन्होंने साफ साफ कहा है माफी नहीं मांगूंगा। जरा सुन लेते हैं, सुनिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। ये वक्तव्य, ये बयान, ये भाषण जयशंकर जी बहुत लोगों को परेशान कर रहा होगा और आगे भी शायद करेगा जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आएंगी। क्या कहेंगे जयशंकर जी? हलफनामा पेश करके राहुल गांधी ने हलफनामा पेश करके कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि माफी नहीं मांगूंगा, बाकी देख लीजिए आप। नहीं, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये अपराध ऐसा नहीं था जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए और माफी किसी हालत में भी मांगना नहीं है, नहीं मांगूंगा मैं। वो सही है, वो उनका एक जो पब्लिक पोस्टरिंग है वही अदालत के सामने भी रही, इसमें कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी बात राजीव जी है, जो लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके क्षरण का एक जो दौर चल रहा है, उस दौर में न्यायपालिका की साख भी दांव पे लगी हुई थी। कायदे से तो जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, यही फैसला गुजरात की उस जिले की जो सत्र अदालत थी, सेशन कोर्ट थी, उससे फैसला आना चाहिए था। उससे भी नहीं आया तो हाई कोर्ट से फैसला आना चाहिए था। लेकिन जैसी चर्चा हो रही है कि गुजरात मॉडल में सबको एक रंग में रंग दिया गया है, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या न्यायपालिका, क्या प्रशासन, क्या विधायिका, सारे लोग। अब सोचिए कि मतलब गुजरात की आरपीएफ का एक जवान जिस तरह से रेलगाड़ी में 4 लोगों की हत्या करता है, सांप्रदायिक तौर पे जो उठा उठा कर चुन करके ला करके मारता है, वो तो एक डिसीजन से रंगने की कोशिश की गई थी। कायदे से हाईकोर्ट को पूछना चाहिए था कि भाई किस मामले में कैसे आपने इतना बड़ा मान लिया दंड, इसको 2 साल की सजा दे दी आपने, अधिकतम सजा कैसे दे दी। लेकिन हाईकोर्ट के जजों ने तो पूरा एकदम तबसरा सुना दिया कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए इस मामले में। भाई गजब है भाई, जो सुनवाई तो ये करनी चाहिए थी सीधे सीधे कि जो कांग्रेस मोदी जिसने केस को खत्म ही कर लिया था, बाद में उस पर दवा डाल के फिर से उसको रिवाइज कराया गया, केस को फिर से शुरू कराया गया। और इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। उसकी साख जो दांव पे लगी है उसको उसने आज बचा लिया है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जिससे भी चर्चा हो रही थी, जो हलफनामे की बात भी हो रही है, जैसा उन्होंने कहा, देखिए लगातार हाल के दिनों में खासतौर से जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का एक संयम, सरल, सहज, सौम्य और परिपक्व के साथ एक निडर राजनीति का चेहरा उभर करके आया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और
मैं जब 2 दिन पहले जब हलफनामा दाखिल हुआ और जब राहुल गांधी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया, एक तरह का सलाम करने का मन हो गया। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, जहां लोग ईडी के नाम पे डर जा रहे हैं, सीबीआई के नाम पे डर जा रहे हैं, इनकम टैक्स के नाम पे डर जा रहे हैं। वहां एक आदमी ऐसा है जो अदालती फैसलों के बावजूद, जानते हुए भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ और फैसला हो सकता है, लेकिन देखिए ये तो आम आदमी जैसा, हमारे जैसे लोग भी लगातार जब भी बात हो रही थी, हाईकोर्ट का जब फैसला आने वाला था तब भी कह रहे कि ये तो टिकने वाला नहीं है, ये फैसला तो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा, लेकिन एकदम उलट हुआ था, हाईकोर्ट ने उसको अलग ढंग से देखा। तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब इसमें यही है, आज की तारीख में देखिए राजीव जी, चुनाव जीतना हारना तो एक बड़ी बात अलग हो सकती है, 4-5 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा का चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस ढंग का माहौल देश में बना दिया गया है, जो सांप्रदायिक उन्माद जिस ढंग से फैला दिया गया है, नफरत का जो बारूदी सुरंग है पूरे देश भर में जिस तरह से बिछा दिया गया है, उन सुरंगों को नष्ट करने की जिम्मेदारी आज अगर किसी पर है तो वो राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं। राहुल गांधी की जो अपील है लोगों के बीच में, लोग समझने लगे हैं, सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं कि यार यही एक आदमी है जो सच बोल रहा है, और जो बोलता है वही 4 दिन बाद सही साबित होता है। इस आदमी के पीछे चला जा सकता है। अगर वो इस ढंग की अपील लेकर के जाएंगे लोगों में, तो शायद, हम तो मणिपुर के लोगों से संपर्क में हैं, उन लोगों के बीच में जो राहुल गांधी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, मिजो लोगों के बीच में जो सम्मान राहुल गांधी के बढ़ा है, और राहुल गांधी के मणिपुर जाने के लेकर के या उनका जो स्टैंड रहा है उसको लेकर के, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो आने वाले दिनों में राजीव जी ये तो होगा ही होगा, लेकिन बौखलाहट और बढ़ेगी। अब शब्दों की बौछार और बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा राहुल गांधी के मामले में आज जो कहा है कि भाई नेताओं को अपने सार्वजनिक बयानों में या भाषणों में शब्दों के चयन पर गंभीर रहना होगा, ध्यान देना होगा, तो ये सिर्फ बात राहुल गांधी के लिए नहीं है, उस आदमी के लिए भी है जो बार वाला कहता है, किसी को डांस बार की बात करता है, जो कांग्रेस की बुढ़िया जिसको कहता है, कांग्रेस की विधवा कहता है, इन शब्दों पर भी लगाम लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इस बात पर भी है। लेकिन आज देखिए सबसे बड़ी आज क्या हुआ, आज मैं देख रहा था कि संसद के भीतर जब चर्चा हो रही थी, तो केंद्र सरकार की एक मंत्री कह रही है कि तुम्हारे पीछे ईडी को लगा दिया जाएगा। मतलब कमाल है। जो बात हम लोग कहते हैं कि भाई ईडी जो है बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, सीबीआई और इनकम टैक्स उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, उस बात को आज केंद्रीय मंत्री कर रही है। मीनाक्षी लेखी ने कहा आज लोग इस सब सदन में कि आपके पीछे लग जाएगा, ईडी लगा देंगे। मतलब ये जो दौर चल रहा है अपने आप में, ऐसे माहौल में एक आदमी अगर निडर होकर के अपनी बातों को रख रहा है, झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है, माफी, अब लोग कहते थे भाजपा के लोग, अरे माफी मांग लेने में क्या हर्ज है, माफी मांग लेते तो बच जाता। अरे भैया, उनकी राजनीति सिर्फ सांसद बने रहने की नहीं है, बंगला रखे रहने की नहीं है। उस आदमी की राजनीति देश को जोड़ने की है, देश को बनाने की है। जो नफरत और सांप्रदायिक उन्माद का माहौल तुमने बना दिया है, उसको तोड़ करके भाईचारे को कायम करने की राजनीति राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, या उसके जो नेतृत्व में जो इंडिया बन रहा है उस इंडिया की राजनीति है। तो राहुल ने तो कहा भी, आज जैसे लोग कह रहे हैं कि और बोलना चाहिए था, या राहुल गांधी ने बहुत सौम्य तरीके से, बहुत ही सहज भाव से अपनी बात अभिव्यक्त की आज की, और इससे अधिक उनको बोलने की जरूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से। लेकिन यह है, उन्होंने जो कह दिया कि भाई हमारा रास्ता स्पष्ट है, मैं अपने रास्ते के बारे में एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हूं और उसी रास्ते पे चलूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही इत्मीनान की बात है, एक तरह की उम्मीद की किरण है, और उस किरण के सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग आगे लेकर बढ़ सकेंगे, मुझे यकीन है। बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण यहाँ दिखाई दे रही है। रात अंधेरा घना कितना भी ना हो, कितना भी हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण अगर दिखाई देती है तो ये उम्मीद की किरण आज सुप्रीम कोर्ट से जो है वो दिखाई दी। और वो भले राहुल गांधी के लिए ही सही, लेकिन राहुल गांधी नहीं बल्कि इस देश के। और फैसला सुनाते वक्त जो बताया गया, जो लिखा गया उस फैसले में, उसमें साफ साफ यही लिखा गया है कि ये मामला सिर्फ राहुल गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला राहुल गांधी को वोट देने वाले लोगों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये फैसला जो है राहुल गांधी के पक्ष में जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका इंतजार था बहुत लंबे समय से, और देखिए बहुत सारे साथी भी
डिमांड कर रहे थे कि कहाँ रह गए स्वामी जी, और इतना बड़ा दिन आज। स्वामी जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देख रहे हैं? आज चेहरे पे खुशी नजर आ रही है और नींद आज भागी हुई आपकी। जल्दी जगने वाले आप हैं और जल्दी सोने वालों में से हैं। नींद आपकी गायब है और गायब होनी भी चाहिए। आज आपका नजरिया जरा आपके अंदाज में सुनना चाहता हूं। राजीव जी, पहले तो मैं असल में दूसरे चैनल में था, लेकिन आपके चैनल को सुन भी रहा था और आपके जो दर्शक हैं, प्रबुद्ध दर्शक हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी देख रहा था। और मैं मिस कर रहा था कि क्यों आपके चैनल में नहीं आ पा रहा हूं, तो उनका आभार प्रकट करता हूं। उनके जो स्नेह संदेश मिले उसके लिए मैं अभिभूत हूं। और आप लोगों का डिस्कशन मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन एक खबर और है, शायद आप लोगों ने डिस्कस की होगी। भीमा कोरेगांव का निर्णय लेने वाले जज जिनके यहाँ सुनवाई चल रही थी, उन्होंने चलती अदालत में इस्तीफा दिया है। इसका मतलब यह है उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है, अगर वो निर्णय ले लेते इन लोगों के खिलाफ, उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती। उनके खानदान की पूरे जो परंपरा है उनको निकाला जाता, बताया जाता उनके बाबा मुसलमान थे, उनके नाना मुसलमान थे, उनके भाभी ने ये किया था, जीजा ने ये किया था। कम से कम उन आरोपों से वो मुक्त हो गए और पूरे विश्व में एक ये मिसाल पैदा कर दी उस जज ने। मैं नहीं जानता, उनको मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि आपने एक मिसाल पैदा कर दी। ये पता चलेगा कि कैसे आप लोगों पे दबाव है। और दूसरी बात राजीव जी, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, मैंने तो बहुत सारी मिठाई मंगाई थी, मैंने कहा शायद कोई आए और मैं उसे मिठाई खिला सकूं, लेकिन भक्त तो मेरे यहाँ वैसे ही फटक नहीं रहे, और जो भक्त नहीं है वो इतने खुश हैं, उनके पास मिठाई खाने का मौका नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऊपर की अदालत है, जो सबसे बड़ी है, जो जन अदालत है, जो जनता की अदालत है, आज मैं उसके अंदर एक उन्माद देख रहा हूं, एक दबाव देख रहा हूं। और जितने हिंदू लोगों से मैं मिल रहा हूं, 80% हिंदू आज ये कह रहे हैं कि हमें मूर्ख बनाया, हमको अंधेरे में रखा, हमको बिना बात एक काल्पनिक शत्रु मुसलमान से भिड़ाया, क्रिश्चियनों से भिड़ाया और मेरी भारत माता को आग लगा दिया। ये 80% हिंदू कह रहे हैं। और जो मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैंने तो फेसबुक पे भी डाल दिया, ट्विटर पे भी डाल दिया, अब की बार 450 पार। तो लोग कहने लगे स्वामी जी आप ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ओवर एस्टिमेट नहीं, अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है गुजरात की अहमदाबाद और गांधीनगर और सूरत की 2-3 सीट मिल जाएं। बाकी तो हिंदुस्तान में मुझे इस समय ये हिंदू विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए जो इंडिया के खिलाफ खड़ी है, मुझे तो 2 सीटें भी मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। अब सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो हमारे और आप पर है। और इंडिया के, भारतवर्ष के एक एक जो भारत भाषा को प्यार करता है, जो भारत माता की छाती पर और उसके पीछे पीठ पे छुरा नहीं भोंकने वाला है, जो देश को तोड़ने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने वाला नहीं है, कुकी और मैती में बांटने वाला नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है 10 महीने के बाद उसमें हम मोहर लगाएं। और अब मुझे मजा आएगा, आनंद आएगा जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहले दिन पूछेंगे 20,000 करोड़ मोदी जी किसके हैं। और जब वो पूछेंगे ये प्रश्न, तो मैं इन लोगों के चेहरे के भाव देखूंगा। अरे प्रमुख सेवक, मुख्य सेवक महोदय, कब तक लोकसभा में नहीं आओगे, कब तक तुम दरबार में नहीं आओगे? जनता के दरबार में तो तुम्हें आना है, विधानसभा के चुनाव में भी आना है। और जनता और देश के साथ जिसने गद्दारी की है, जिसने देशवासियों को हिंदू विरोधी और देश विरोधी कहा है, इन्हें दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। जनता, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अब 10 महीने पहले उसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। और जितने ये दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मेरे धर्म को, मेरे देश को बदनाम किया है, ये सतर्क हो जाए। अब जनता जो है असली अपना कमांड सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको आगे बढ़ाएगी और इनको बेदखल करेगी। और उसके बाद ये अडानी जी को बचाएं और किरण भाई पटेल को बचाएं। हम बचने किसी को नहीं देंगे। जिसने भी देश की दुर्दशा की है, हम किसी को छोड़ने नहीं देंगे, जो भी सत्ता में आएगा। जी, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उसी उम्मीद की किरण पे यहाँ अपनी बात रख रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और सबसे बड़ी बात जो अभी प्रोफेसर साहब से पहले जयशंकर जी कह रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात, कि जो नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी है, वो नसीहत राहुल गांधी के नाम लेकर के नहीं दी है, वो नसीहत उन तमाम नेताओं को है जो कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। और ऐसी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने अपने जुबान कभी चलाए, कभी और क्या किए पता नहीं, आप सब जानते हैं, यहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी आने वाले समय में। 50 करोड़ की विधवा, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या, ये तमाम बातें हुई हैं। दीदी ओ दीदी, ये भी राग सुना हमने। ये राग क्या कहेंगे जयशंकर जी, ये कौन सा राग होता है? राग बंगाली कह सकते हैं, वेस्ट बंगाली। तो ऐसे राग मोदी राग मोदी तो ऐसी राग विभत, तो ऐसी चीजें अगर आने वाले समय में हम सुनेंगे तो इस पर लगाम, पूर्ण विराम हो, फुल स्टॉप हो, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक नहीं, कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के उस छोटे से डिसीजन में, छोटे से फैसले में बहुत कुछ है जो हम अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आज का, और सबसे बड़ा फैसला जो साथी बाद में जुड़े हैं, एक लाइन बता करके सीधे अमलेंदु जी के पास आता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी को जाना है, इसलिए प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी आऊंगा तुरंत, क्योंकि इनको आज बाहर निकलना है, कल से बाहर से जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनके पास भी आना है। लेकिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, स्वामी जी शायद आप सुन चुके होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने 2 साल की, मतलब किसी भी केस में मैक्सिमम सजा देने का अधिकार तो है आपको, आप दे दीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि किस वजह से दे रहे हैं। आपने वो लिखा ही नहीं, और न सिर्फ आपने 100 पन्ने का, यानी उन्होंने 100 पन्ना नहीं लिखा कि आपने पन्ने बहुत खर्च किए फैसला सुनाने में। ये हाई कोर्ट के लिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपने फैसला सुनाने में बहुत पन्ने खर्च किए, लेकिन वहां भी आपने ये नहीं लिखा कि भाई इनको सजा मैक्सिमम क्यों दी गई है। और अगर ये एक दिन भी सजा कम होती, 2 साल से कम की सजा होती, तो इनकी सजा के कारण इनको वोट दिए हुए जनता जो है वो नहीं भुगत रही होती, आज जनता भी भुगत रही है। इसलिए राहुल गांधी की सजा पर यहां स्टे लगाते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आने वाले दिनों में इस फैसले को नज़ीर के रूप में आप देखेंगे कि लोग पेश करेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका टेक, आपकी बात, उसके बाद सीधे फिर हम प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आते हैं। राजीव जी, आपने जब गाने से शुरुआत की तो एक गाने की आखिरी की लाइनें हैं कि जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। तो जो जाल बुना गया था राहुल गांधी के लिए, उस जाल में शिकारी अब खुद फंस गए हैं। ये मुकदमा अगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आता राजीव जी, तो आज पूरा देश ये चर्चा नहीं कर रहा होता जो आज हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हो, दिन भर हम लोगों ने जो चर्चा की। तो ये जाल बिछाया आखिर किसने था? ये बिछाया था भारतीय जनता पार्टी ने। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी अगर आती है निचली अदालत के खिलाफ कि भाई आपने जो सुना दी सजा, लेकिन आपने कारण तो बताया ही नहीं, और साथ में हाई कोर्ट के लिए जो आती है टिप्पणी कि भाई आपने पन्ने बहुत खर्च किए, आप इसको साधारण भाषा में कहें, कानूनी भाषा में नहीं कहें तो ये कहा जाए कि आपने पन्ने बहुत काले किए, लेकिन आपने इसमें कुछ बताया ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने तो बता दिया था कि सजा जो है क्यों है। उन्होंने कह दिया था कि वीर सावरकर, उन्होंने तो कह दिया था वीर सावरकर की वजह से जो है वो सजा ये बहाल की जाएगी। हालांकि सावरकर का मुकदमा नहीं था जिसपे हाई कोर्ट के जज साहब जो थे वो सजा बहाल रख रहे थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि चूंकि वीर सावरकर के पोते ने भी पुणे में दायर की हुई है, इसलिए ये जो है वो सजा बहाल की जाती है, बहाल रहेगी। हाईकोर्ट के जज साहब ने तो बताया था, पन्ने उन्होंने कितने भी काले किए हों, लेकिन जो है कुल मिला के ये था। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये जो निचली अदालतें हैं उनमें जिस तरीके से काम हो रहे हो, जिस तरीके से दबाव, ये उसको जाहिर करती हो। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि वो मुंबई हाई कोर्ट के जज ने जो खुली अदालत में जो है जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, ये बिल्कुल राजीव जी ठीक उसी तरह की पुनरावृत्ति है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब 4 जज जो खुलेआम आकर के 70 सालों में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये उन जजों के शब्द थे जिनमें से उनमें से कई एक जो है वो कुछ माननीय बन गए हैं, कुछ किसी जगह कहीं हो गए, कुछ हो गए, उनके ये शब्द थे कि लोकतंत्र खतरे में है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी जो लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है और जो जिसकी चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि उस पर ये एक तरीके से कहा जाए कि एक चेक पोस्ट जो लगाया, ये नहीं कह सकते कि बैरियर है, लेकिन एक चेक पोस्ट जो है वो एक है, और कुछ आशाएं बनती हैं कि लोकतंत्र पे जो खतरे मंडरा रहे हैं उन खतरों से ये देश जो है आसानी से निपट लेगा। दूसरी बात राजीव जी कि राहुल गांधी ने आज जिन शब्दों में प्रतिक्रिया अपनी दी है, आप देख सकते हैं राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव को देख करके
और उन शब्दों की विनम्रता को देख करके आज आपको पहली बार ये महसूस हुआ होगा कि राजीव गांधी का बेटा जो है वो देश से मुखातिब है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो राजीव गांधी की छवि है वो आज राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरीके से दिख रही थी। जो विनम्रता और जो राजीव गांधी की विनम्रता लोगों को प्रभावित करती थी, वही राहुल गांधी की विनम्रता आज देश ने देखी है। वरना तो लोग पागल हो जाते हैं इस तरीके का कोई मामला आ जाए तो राहुल गांधी ने जिस विनम्रता का परिचय दिया है, तो उन्होंने राहुल गांधी के बेटे का कि सही वारिस वो है, ये भी उन्होंने जो है एक तरीके से कहा जाए तो वो साबित किया है। तो कुल मिला के राजीव जी, अब ये मोदी जी की हार की शुरुआत है कि नहीं है, अब ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मोदी जी समझना चाहें तो ये उनकी हार की शुरुआत है। अगर वो समझना चाहें, और नहीं समझना चाहें तो कोई बात नहीं है, हार और होती रहेंगी, और जब आखिर में 2024 में हार हो जाए तब मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि 2024 में उनकी हार ना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं इनसे सबक लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि मोदी जी को अपने तमाम चाणक्य और रणनीतिकार जो हैं वो बदल देने चाहिए, वरना इस तरह की गलतियां 10 महीनों में बहुत ज्यादा होंगी और मोदी जी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र उनके रणनीतिकार चाणक्य सब इस तरह की करते रहेंगे। जी, बहुत सबसे बड़े शुभचिंतक आप हैं, और ये बात मोदी जी को समझना चाहिए अमलेंदु जी, कि उनको कम से कम सलाह देते हैं और उनके लोग आपकी सलाह को सुनते नहीं हैं। इसलिए आपकी जो बातें हैं ये मोदी जी को, बीजेपी को कम से कम उसका सुनना चाहिए और कम से कम ये सलाह माननी चाहिए। खैर, प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसमें तमाम नेताओं को जो पैगाम दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए? क्या आने वाले समय में जो हेट स्पीच हैं, जो ऐसी तमाम बातें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो हम सुनते हैं चुनावों के वक्त, और उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश है ये कोर्ट की तरफ से? कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको उसका अगर गहन चिंतन उस पर किया जाए, अध्ययन करके, तो क्या कुछ आप पाते हैं यहाँ से? क्या देश की राजनीति को थोड़ा साफ सुथरी राजनीति की तरफ परिवर्तित होते हुए हम देखेंगे, जहां बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाई है लेकिन जो बातें होती रही हैं? क्या यहाँ फंसी हुई नहीं नजर आ रही है बीजेपी एक ऐसे मुद्दे पे जिस पे ऑलरेडी एक बच्चा कहेगा कि हाँ, नीरव मोदी लेके पैसा भाग गया? ऐसे कई 3-4 मोदियों की बात होगी जो नाम ऑलरेडी हैं, और ये बात तो है, जग जाहिर है। बैंक से पूछिए, आरबीआई से पूछिए, छोड़ दीजिए और किसी से पूछने की बात, रजिस्टर्ड है केसेस। और इस केस को ला करके आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओगे राहुल गांधी को फंसा करके, तो कहीं ना कहीं आप तो फंस गए हैं, नहीं माना जाए। बिल्कुल। उसके पहले मैं अपनी बात कहूं राजीव जी, एक खबर ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी आ गई है पब्लिक डोमेन में। वो 3 पेज का फैसला है, तो वो लोकसभा के सेक्रेटरीट में भी पहुंच जाएगी, तो उस पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और उसका बैकग्राउंड ये बता दूं आपको कि लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मोहम्मद फैसल, और उनका भी ऐसा ही मामला था, और लोकसभा सेक्रेटरीट ने उसको लटका के रखा था। जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका लेके गए, याचिका की सुनवाई के पहले उनकी मेंबरशिप जो है लोकसभा की जो है वो बहाल कर दी गई, तुरंत 24 घंटे के अंदर उस याचिका के सुनवाई के पहले। तो अब मेरे ख्याल से नज़ीर है, और उस नज़ीर के हिसाब से राहुल गांधी का नो कॉन्फिडेंस के पहले लोकसभा में जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही बहुत कुछ तय होगा, एक बड़ी बहस होगी, सारी पार्टियां बोलेंगी। और अच्छी बात मैं देख रहा था ट्विटर में अभी कि लगभग सभी इंडिया के घटक दलों ने, के बड़े नेताओं ने, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे दूसरे नेता हो, सब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। ये जो एक एकता दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, ये एक नई राजनीति जो है वो तय करेगी। दूसरी बात कि बहुत इस बीच ये ब्रेकिंग न्यूज, लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। अभी आप कह भी रहे थे प्रशांत जी, और देखिए लालू यादव से मिलने पहुंच गए हैं, उनके घर पहुंच गए हैं। यहाँ मीसा भारती के आवास पर लालू यादव हैं, और वहां दिल्ली पहुंचे हैं राहुल गांधी लालू यादव से मिलने के लिए। ये बड़ी खबर आ रही है। और अभी अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे कि
तमाम घटक दल जो हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में इसे ले रहे हैं, और ये यहाँ सामने है। प्रशांत टंडन जी, ब्रेकिंग। तो ये जो नई राजनीति अब शुरू होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप तौर पे मणिपुर का जवाब देना पड़ेगा, हरियाणा के नूह में जो हुआ उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप देखिएगा जो भी घटना, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे वो सब्जियों के दामों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, अभी तक क्या हो रहा था कि स्पिन डॉक्टर्स आ रहे थे। और पिछले कुछ महीनों में आप देखिएगा, मैं बार बार यहाँ पे कहता रहा हूँ, कर्नाटक के इलेक्शन के बाद आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर में छापा कि नरेंद्र मोदी से अब काम नहीं चलेगा। तो गठबंधन की जो राजनीति है वो उस तरफ आरएसएस ने भांप लिया, लेकिन गठबंधन ये खड़ा नहीं कर पाए एनडीए के, इंडिया के सामने एनडीए का गठबंधन। और उसमें अब जो पार्टियां बाहर हैं वो अंदर नहीं आएंगी। अब तो माहौल बदल जाएगा आज के बाद से। और निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है उसका भी कॉलर पकड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए, एक्टिविस्ट के जरिए, बुद्धिजीवियों के जरिए। और इस तरीके के जब फैसले आएंगे तो उनको भी डर लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो उनके आका बैठे हुए हैं, जो उनके मालिकान हैं, वो भी देखेंगे, वो भी छत पे चढ़ के कागज गिराते हैं कि हवा का रुख किधर है। तो माहौल तो बदलेगा यहाँ से, राजीव जी। मौसम बदल रहा है प्रशांत टंडन जी, मौसम बदल रहा है। जुलाई का महीना बीत गया और अगस्त है, मौसम बदल रहा है। आना चाहता हूँ मीनू जी, मीनू जी आपके पास आना चाहता हूँ। आपके यहाँ का मौसम तो और भी थोड़ा सा खुशनुमा रहता ही है, लेकिन यहाँ दिल्ली का मौसम जो बार बार ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है, और उस मौसम में आप देखिए कि अभी जो खबरें आ रही हैं, लालू यादव के घर पहुँचे हैं राहुल गांधी, और तमाम अभी 1-2 घंटा पहले जैसे ही फैसला आया, हमने देखा ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया, राहुल गांधी की तारीफ़ की, वो ट्वीट भी आपने देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं यूनाइट है। 26 दलों का गठबंधन, इंडिया इज यूनाइट, ये बता रहे हैं। ज़रा यहीं से समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या अब यहाँ से संसद में जब राहुल गांधी सोमवार से, जहां तक दिखाई दे रहा है कि संसद में पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, और वहां से क्या परिस्थितियां आप देख रही हैं? क्या ये जो बचे हुए दिन हैं संसद के, जो अभी तक हम लोग हो हंगामे और बाकी चीज में देखते रहे, यहां कुछ देश को कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? और कितने उत्साह में दिखाई देंगे आपको कांग्रेस के नेता, 26 दलों के नेता? देखिए, डेफिनेटली कांग्रेस के नेता तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे संसद में, और विपक्ष भी उत्साहित ही होगा, क्योंकि ये न केवल राहुल गांधी या कांग्रेस की जीत है, ये विपक्ष की भी जीत है। क्योंकि इस वक्त आप ये सम्मान के चलिए कि ये इंडिया गठबंधन है इस वक्त, तो इस ठीक है, अलग अलग उनकी अलग अलग वो अपनी अपनी पहचान है, बट इस वक्त वो इंडिया के झंडे तले एक सब इकट्ठे हो रखे हैं। और इसके बाद देखिए, ये जो राहुल गांधी, मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी बड़े हम्बल, ह्यूमिलिटी आज भी दिखाई दी उनके इसमें, और चित्त की जो स्थिरता, मैं तो सबसे ज्यादा फोकस मेरा उनकी चित्त की स्थिरता पे है। जो चित्त की स्थिरता है वो ही जो आपके मनुष्य के फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो जो चित्त की स्थिरता का आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसको कहते हैं ना कि जैसे वो राहुल गांधी, आज मुझे वो दिखाई दिया कि समुन्द्र का जो तलहटी का पानी होता है, उसके ऊपर कितनी भी गर्मी पड़ती रहे ऊपर से, वो पानी का टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है, वो बराबर रहता है। तो राहुल गांधी वो समंदर की तलहटी का पानी बन गए हैं इस वक्त। तो ये जो व्यक्ति है, जो इनका ये इवोल्यूशन हो रहा है, इस देश के लिए बड़ा शुभंकर है। देखिए, ये तो सत्य है कि राहुल गांधी कहते रहे कि मुझे जो करना है या जो भी मैं करूंगा, मैं स्पष्ट हूं, जो भी उनको करना है हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये तो जरूर मानना पड़ेगा कि वो इस देश की राजनीति में एक लंबे समय तक विद्यमान रहने वाले हैं, मौजूदगी उनकी रहने वाली है। तो ये इस देश की राजनीति की जो उच्छृंखलता है, जो आज का जो एक सबसे बड़ा दुर्गुण बन गया है इस देश की राजनीति का, उच्छृंखलता,
उस ये व्यक्ति हर वक्त एक चेक का काम करेगा, लगाम लगाने का काम करेगा अपने डिमीनर से, जिसको कि जो गांधी जी कहते थे कि जो आप दूसरों के मतलब जो बी द चेंज योरसेल्फ, कि जो आप हैं वो करके तो दिखाइए जो आप दूसरों से डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सत्य की राजनीति, निडरता की राजनीति, वो एक राहुल गांधी न केवल अपने कांग्रेस के कार्डर को बल्कि अपने जो साथी दल हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ रहे हैं। तो ये देश की राजनीति अभी जो लेगी, जो मोड़ लेगी, वो आपके इस प्रोग्राम में किसी दिन एक स्पेशल डिस्कशन का विषय होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी इस देश में अब जो कि हमें पॉजिटिव मैसेज देंगी। जो मैंने अभी कहा कि जो हीलिंग टच देगा ये व्यक्ति, ये मैं अगर कहूं कि जैसे होता है ना कि माहौल में शांति है, अभी शांति इस वक्त नहीं है, बहुत अशांत है, आग लगी हुई है, पब्लिक परेशान है, मायूसी का आलम है, लेकिन ये व्यक्ति जो ऐसे काम करेगा कि आपको ही जो देश की राजनीति में ऐसे ऐसे काम होंगे अब कि जो एक हीलिंग टच का काम करेंगे। और वो वास्तव में जो बात मोदी जी कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की और विश्व गुरु की, वो ये व्यक्ति करके दिखाएगा, ये रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि सभी जगह बात हो रही है कि भाई राहुल गांधी बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, दूर भविष्य की बात कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं पास्ट की, उस सेंगोल की बात कर रहे हैं, पता नहीं 20 शताब्दी पहले की। और ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि भाई हमें अगली शताब्दी में कहां जाना है, हम कहां होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने विदेशों में भी की थी। देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति बन चुका है वो एक देश को बेहतर, स्थिर और एक सुविचारित, विवेकशील नेतृत्व देगा। मेरा तो यही कहना है कि देश की राजनीति एक बहुत अच्छा मोड़ पे आके खड़ी हो गई है और इसके बाद बहुत यात्रा सुगम हो जाए, बशर्ते कि ये सत्ता से हट जाए सामने वाले। जी राजीव जी, बहुत चेंजेज आने वाले समय में हम देखेंगे और हो सकता है उन चेंजेस पे हम लगातार रोज शाम को कार्यक्रम करें। और आना चाहता हूं रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। और अब यहाँ से ज़रा राहुल गांधी की जो राजनीति है जिसमें वो अलग अलग चीज़ों को भले खुल के बोलें ना बोलें, लेकिन अभी जो 4-5 लाइनें उन्होंने कही हैं उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट लाइन लास्ट वाली लाइन है जिसमें वो जनता को धन्यवाद कह रहे हैं, और उसको अगर आप देखिए तो ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक न्याय वाली बात है, जो राहुल गांधी अपनी राजनीति की धारा जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और क्या यहाँ से एक चुनौती, जिस चुनौती की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक चुनौती ऐसी जो सामने 5 राज्यों में भी दिखाई देने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो मुख्य रूप से है, जहाँ आदिवासियों की बात है, जहाँ दलितों की बात है, जहाँ अल्पसंख्यकों की, हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल बहुत ही कम है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा हैं अल्पसंख्यक उस हिसाब से भी। और अगर जाएं आगे बढ़ें उधर तेलंगाना तो वहाँ तो अल्पसंख्यक और भी ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से भी जो एक वंचित समाज है उस समाज की राजनीति में, क्योंकि आपके ऊपर एक केस और उसमें भी सज़ा, उसमें भी आप कोर्ट कचहरी के वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, कितने भी आप क्यों ना हो, डिस्टर्ब तो होते ही हैं। जो आप देखिए मिठाई खिलाते वक्त की जो तस्वीर है, जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिठाई खिला रहे हैं, वो उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बोझ उतरने के बाद जो इंसान फील करता है वो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के ऊपर से। और अगर ये बोझ नहीं है तो फिर आप राजनीति या कोई भी काम खुल के कर सकते हैं। इसलिए यहां से एक दिशा तो दिखाई देती होगी ना रविकांत जी? निश्चित तौर पर, और राहुल गांधी ने इस बात को साबित किया है कि इस दौर में जब सत्ता इतनी अहंकारी और निरंकुश हो गई है, उस समय जमीन पर आकर के और लोगों को जोड़ करके राजनीति नहीं बल्कि समाज नीति करनी होगी। राहुल गांधी किसी भी सवाल पर आज के तारीख में मुसलमान शब्द बोलना
राजनीति के लिए बहुत कठिन हो गया है। लेकिन राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे पर खड़े हैं। मणिपुर जाते हैं ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक ने सब कुछ छोड़ दिया था कि जो होता है तो हो जाए, जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कराया जा रहा था, लेकिन कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि उसकी चिंता कतई नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी आंसुओं को पोंछने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी उस हाथरस में बेटी के बलात्कारियों के खिलाफ भी पहुंचते हैं जहां पर उनको पुलिस के जरिए थकियाया जाता है। राजीव जी, राहुल गांधी जिस विरासत से आए हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पड़पोते हैं। उनकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका पिता प्रधानमंत्री रहा, लेकिन दो दादी और पिता को उसने खोया है प्रत्यक्षतः। वो व्यक्ति जिसने अपनी मां को कहा कि वो प्रधानमंत्री पद को ना स्वीकार करे, जो राजनीति को तौबा करना चाहता था, जो अपने परिवार को कहीं एकांत में ले जाना चाहता था, वो आदमी आता है इस देश की सियासत में। और इसलिए आता है कि इस देश को जरूरत है। वो आदमी तब भी आता है जब उसको लगातार अपमानित किया जा रहा है, जब उसको बिल्कुल कलंकित किया जा रहा है, फिर भी सच का साथ लेकर के। कभी कभी तो मुझे वो गांधी जी की लाठी याद आती है, कभी कबीर का वो फक्कड़पन याद आता है, कभी कभी वो जो सबसे परे, जो सबसे निडर है, ऐसी तस्वीर मुझे नजर आती है। और इस व्यक्ति ने लोगों के बीच में जाकर के उनके भ्रम को, उनकी आशंकाओं के, उनके डर को दूर करने की लगातार कोशिश की है। और यही कारण है कि आज चाहे जज महोदय हो या आम नागरिक, वो बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। वो इस देश के नागरिक के रूप में अपना विश्वास बहाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की बहाली का दौर और नागरिकों के विश्वास की बहाली का दौर है। और इसे पुख्ता करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है उसका नाम राहुल गांधी है। और वो राहुल गांधी जो अभी मीनू जी कह रही थी कि चित्त की स्थिरता, लेकिन मुझे याद आ रहे थे मोदी जी कि जो केवल मन, वो चित्त नहीं चलता है, वहां मन चलता है। लेकिन आज वो मन कितना मन भर भारी होगा, कितना बोझ होगा उस छाती पर। अब वो 56 इंच की छाती क्या हो गई होगी, मैं तो यही सोच सोच करके मोदी जी के प्रति संवेदनशील हो रहा हूं। ये सिर्फ काम केवल हमारे साथी अमलेंदु जी का नहीं है, मैं भी चिंतित हूं उनके प्रति, एक देश का नागरिक होने के नाते। लेकिन राहुल गांधी ने उस सच को रेखांकित कर दिया है। इस देश का एक एक नागरिक उस बात को समझ रहा है कि इस देश को बचाने में की भूमिका किसकी है और इस देश को तोड़ने में कौन लगा हुआ है। वो पूरी गुजरात लॉबी जो एक्सपोज हो गई है। लेकिन मैं जानता हूं और मोदी जी की ये महानता है कि वो उतने ही बड़े उनको शर्म लिहाज नहीं है। अब मैं बेशर्म नहीं कहना चाहता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन लाज है कि उनको नहीं आती। जो लाज से परे है उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। वो लोक लाज तो छोड़ दीजिए, संसदीय लाज हो, लोकतंत्र की लाज हो, ये सारी लाज उनसे पीछा छुड़ा करके तभी चली गई थी जब वो 30 साल उन्होंने भीख मांग करके खाई थी, उसी समय वो लाज चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी इस देश की लोक लाज को वापस ला रहे हैं, लोकतंत्र की लाज को वापस ला रहे हैं, नागरिकों की लाज को वापस ला रहे हैं। और यही उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व में तब्दील करेगा। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं राजीव जी, टाइगर इज बैक। टाइगर इज बैक कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। जरा स्वामी जी के पास आता हूं, फिर तमाम हमारे साथी जल्दी जल्दी हम अब इसको समापन की ओर चलेंगे। स्वामी जी, टाइगर इज बैक, लेकिन यहाँ 56 इंच का सीना ठोक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भाषण दे रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी।
लेकिन आप ज़रा ये बताइए, समझाइए कि इस फैसले से मोदी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हुए आप देखते हैं, मोदी जी की राजनीति के ऊपर, क्योंकि ये गुजरात का मामला मोदी जी की बात इसलिए केंद्रित कर रहा हूं और इसलिए लिख भी रहा हूं कि क्या ये मोदी की हार की शुरुआत है, क्योंकि राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण देते हैं और उसके कुछ दिनों के अंदर 3 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाते हैं। तो ये सीधा का सीधा जब एक आदमी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता है कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उससे पहले हिंडनबर्ग का मामला चल रहा होता है। 26 जनवरी को हिंडनबर्ग, आपको याद होगा 24 जनवरी को हिंडनबर्ग केस जो है वो फाइल खुल चुकी थी और 23 मार्च को राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाते हैं। और उससे पहले राहुल गांधी 7 फरवरी को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण देते हैं। सही कह रहा हूं, 7 फरवरी को भाषण देते हैं राहुल गांधी और 23 मार्च को 2 साल की मैक्सिमम सजा होती है। क्या प्रभाव पड़ते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, अमलेंदु जी ने बड़ी सदाशयता बरती, फिर रविकांत जी और अभिभूत हुए, उन्होंने और सदाशयता बरती। मैं इतना सदाशय नहीं हूं। मैं इसलिए सदाशय नहीं हूं कि मेरे को सबसे ज्यादा अपने जीवन में, अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार हुआ है वो भारत माता से हुआ है। और मेरी भारत माता को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया है, मैं कहता हूं, बिल्कुल 71 साल की उम्र है राजीव जी मेरी, मैं देश की जनता को, देश के हर जनमानस के पैर छूने के लिए तैयार हूं। मैं खुलेआम आपके चैनल में कह रहा हूं, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, सबके चरण स्पर्श करूंगा कि मेरे भारत माता को जिसने इतना कष्ट दिया है, जिसने देश की बहन बेटियों को, माओं को कष्ट दिया है, निर्वस्त्र करके घुमाया है, और जिसने अपना मुंह उस पर नहीं खोला है इसके बावजूद कि वो प्रधान सेवक है, और जिसने भी जिन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, जंतर मंतर से घसीट से जिनको भगाया गया है, जिन्होंने मेरे देश के अन्नदाताओं को कष्ट दिया है, मैं देश की जनता जो सर्वोच्च अदालत है, देश की जनता के एक एक नागरिक को प्रणाम करके उनसे ये भिक्षा मांगता हूं, एक शिक्षक ये भीख मांगता हूं, क्योंकि मैं इतना आहत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मेरे जलते हुए दिल पे फाहा लगाया है, मलहम लगाया है, लेकिन मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, उनसे आवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उनसे पैर छू के ये कहना चाहता हूं, 2024 में अगर आप धर्म की आंधी में, धर्म के जहर में डूबे, मेरी भारत माता, जिससे मैंने जितना अपनी मां से प्यार किया है, जिसने मुझे जन्म दिया है और उसके बाद भारत माता से प्यार किया है, मेरी जन्मदात्री मां तो चली गई और ये भारत माता अक्षुण्ण है, ये हमेशा रहेगी। मैं चला जाऊंगा, मेरी ये मां रहेगी। इस मां के साथ जिसने अनाचार अत्याचार किया है, कृपा करके भारतवासियों इसको दंड देना। ये बहुत उद्दंड आदमी है, और जिस प्रकार से अमलेंदु जी और रविकांत जी सदाशय हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं हूं शिक्षक, बहुत ज्यादा सदाशय हूं, बहुत ज्यादा दयालु हूं, लेकिन जिसने नारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, भारत माता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैं उसे श्राप देता हूं। और जिसने भी, अगर वो भारत नारियों के साथ अपमान के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, मेरे श्राप का भागी होगा। आप कहेंगे कि साहब फिर आप सनातन धर्म पे चले गए, लेकिन चलिए, जो भी मैंने अपने जीवन में पुण्य कमाया है, मैं कहता हूं जो भी नारी का सम्मान करेगा उसका नाश। नहीं, कोई भी कुछ भी आप सनातन का जिक्र भी कीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। बात यहाँ यही है कि किसी भी धर्म में ये तो सिखाया नहीं जाता कि आप किसी नारी का अपमान ही न करें, बल्कि उसको पूरा निर्वस्त्र करके आप घुमाएं। जो कुछ हुआ उसको पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है उस वीडियो को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर अभी 7 अगस्त को उस पर सुनवाई है फिर से, और सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी चुप्पी अगर है तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जनता तो जनार्दन है, वोट दे के वही आई है, लाई है आपको, और वो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए आप बात सही कह रहे हैं स्वामी जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात यहाँ आप कह रहे हैं, और ये इस बात की चर्चा होनी चाहिए। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपसे भी ज़रा समझना चाहता हूँ, यहाँ से राजनीति किस दिशा में?
देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। तो अब देश की जनता भी ये जानना चाह रही है और लोकसभा के सांसद भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, अभी अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से जब वो मिलने गए तो उन्होंने उससे फैसले की कॉपी मांगी। तो फैसले की कॉपी जो है वो गुजरात से 24 घंटे के अंदर यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये तो कुछ कदम की दूरी पे है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही नज़दीक का है। हम तो आमतौर पे पैदल जाया करते हैं और आया करते हैं वहाँ से, तो वो कॉपी मिलना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात अधीर रंजन चौधरी ने और इम्पॉर्टेंट कही कि इस मामले में क्या सलाह लेने की जो बात कर रहे हैं, विचार करने की जो बात कर रहे हैं, मत मांग रहे हैं, जब निकाला था तब तो किसी से मांगा नहीं, तब तो उन्होंने तत्काल फैसला कर लिया। अब जब बहाल करना है तो उसमें किससे मत मांगना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो तो एक लोअर कोर्ट ने कहा था। लोअर कोर्ट की बात तो आपने तत्काल मांग ली, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो उसमें किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये सारा मामला राजनीतिक है। देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये फैसले और क्या होंगे क्या नहीं होंगे सब कुछ आपकी ताकत पर निर्भर करता है, आपको जनता का कितना समर्थन है इससे फैसला होता है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं निकलते तो ये सारी चीज़ें आज नहीं होती। राहुल का भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना, उसी का परिणाम ये हुआ कि ये इंडिया नाम का गठबंधन बना। बिल्कुल, अगर इंडिया नाम का गठबंधन नहीं बनता तो कहना बड़ा मुश्किल है, फैसला है, कोर्ट का है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करी जा सकती। लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं कि इससे पहले के जो दोनों फैसले आए, लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का, तो खुद कांग्रेस ने कहा, हम नहीं कह रहे, कि जी हाँ हमें यही उम्मीद थी, यही प्रत्याशित था। इसका मतलब कि गुजरात से यही उम्मीद थी, गुजरात से भी थी और लोअर कोर्ट से भी थी। इसका मतलब कि उस वक्त कांग्रेस ताकत में नहीं थी, विपक्षी गठबंधन ताकत में नहीं था। तो देखिए, कमज़ोर का साथ तो इस दुनिया में कोई देता नहीं है। और आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनके पक्ष में फैसला दिया, बल्कि जो लोअर कोर्ट है उसके फैसले पर तमाम सवाल उठाए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम बात कर रहे थे अविश्वास वाली, तो ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये उस मणिपुर पर है जहाँ राहुल गांधी होकर आए हैं। और राहुल गांधी के जाने के बाद ही दुनिया को ये मालूम पड़ा है, हिंदुस्तान को ये मालूम पड़ा है कि वहाँ कितनी बुरी हालत है। जी, अधीर रंजन चौधरी ने ये बात भी कही कि हम लोगों को राहुल गांधी की कमी वहाँ लगातार महसूस होती थी, लेकिन ये अधीर रंजन सदन के अंदर महसूस होती थी, लेकिन ये अधीर रंजन चौधरी अपनी ही बात कह सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज लोकसभा के अंदर और पूरी पार्लियामेंट में जिस तरह खुशी का माहौल था, और खुशी का माहौल केवल कांग्रेस के सदस्यों में नहीं था, वो विपक्षी दलों के सदस्यों में भी था और भाजपा के सदस्यों में भी था। सरकार के 1-2 लोगों को छोड़ के आम तौर पे इस फैसले के खिलाफ कोई अंदर से नहीं था। दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मगर सब इस बात को मान रहे थे कि नहीं, अब मोदी जी जिस स्थिति में पहुंच गए हैं उनके सामने कोई ताकत खड़ी होना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी नहीं थे इसलिए मोदी जी नहीं आ रहे थे क्या? अब राहुल आ जाएंगे तो मोदी जी आ जाएंगे? नहीं, मोदी जी का आना या ना आना तो बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। वो तो लोकसभा के अंदर एक परंपरा है कि हर प्रधानमंत्री आके बैठता है, क्वेश्चन आवर जैसे ही 11 बजे शुरू होता है तो उसमें इंदिरा गांधी से लेके और लास्ट प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो लगातार आते थे, बैठते थे। और उससे पहले के नेहरू जी तो खैर बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके बारे में तो क्या बताया जाए। वो तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी को तैयार करते थे, उन्हें एक अच्छा डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करते थे और उनको परिचय सब जगह कराते थे। और इसी तरह इंदिरा गांधी भी जब कोई सवाल नहीं आता था तो धीरे से लिख के पीरू मोदी के पास पर्ची पहुँचाती थी कि पीरू जी कुछ पूछिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र तो जब ही जीवंत रहेगा जब वहाँ बातचीत होगी, वो होगा। हर प्रधानमंत्री जो है इंटरवीन करता है, चाहे जब उठ के इंटरवीन करने लगता है, लेकिन मोदी जी तो कभी इंटरवीन करना तो बात दूर, वो तो आते भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, विधानसभाएं आज एक दिन के लिए चलने लगी हैं, लोकसभा का भी टाइम
संसद का पूरा टाइम कम होता जा रहा है। पहले संसद 100 दिन चलती थी साल में, और ये एक परंपरा थी कि संसद को 100 दिन चलना चाहिए। अगर संसद नहीं चलेगी तो लोगों के सवाल कहाँ से आएंगे, और मंत्री जो हैं वो जवाबदेह कैसे होंगे। क्वेश्चन आवर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे पहले हर मंत्री, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही अनुभवी हो, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सवाल के बाद 2 सप्लीमेंट्री सवाल भी आते हैं, जिसमें सदस्य जिसके सवाल होते हैं वो और पूछ सकता है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो अविश्वास प्रस्ताव है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा किया गया, उनकी सदस्यता अविश्वास प्रस्ताव के मंगलवार से पहले बहाल नहीं की गई, तो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, और ये सवाल जो है निश्चित रूप से सरकार को परेशान करेगा। जी, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी कॉपी, जैसे प्रशांत टंडन जी अभी बता रहे थे, कॉपी ऑलरेडी आ चुकी है। शायद कांग्रेस पार्टी और उनके जो वकील हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज़रूर पहुंचा चुके होंगे उस फैसले की कॉपी को, और आज नहीं तो कल, क्योंकि सैटरडे और संडे है, 2 दिन ऐसे भी संसद नहीं लगनी है, चलनी है, लेकिन मंडे को शायद राहुल गांधी की जो सांसदी है वो बहाल हो जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं, और मंगलवार से इस पर चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, और ये भी उम्मीद हम करें कि प्रधानमंत्री साहब भी तब मौजूद रहेंगे, और राहुल गांधी उसमें बोलते हैं, भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, अब यहाँ से किधर? नहीं, यहाँ से देखिए, मैं तो राजीव जी लगातार ये कहता रहा, कोई और को नहीं था, इस तरह के मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा था, उसके आधार पर मैं लगातार ये कहता था कि यह फैसला राहुल गांधी के पक्ष में ही आएगा। इस फैसले के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की आक्रामकता है वो और बढ़ेगी। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने में सरकार जितना विलंब करेगी, उतना ही उसको राजनीतिक नुकसान होगा। जिस तरीके से उनकी सदस्यता को खत्म करने में उन्होंने जल्दीबाजी की और तब से आलोचना के शिकार हैं, उस तरह से अगर इन्होंने सदस्यता को बहाल करने में विलंब किया तो उतना ही इसको राजनीतिक नुकसान होगा। अब ये स्थिति नहीं रहती ना, अब तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड हो गया, आपके पास तो डिलीवर हो गया, आप इसको ये नहीं मना कर सकते हैं कि मुझे मिला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान नहीं बनाया है। यह केवल जेलों से रिहाई के मामले में कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको एक हार्ड कॉपी चाहिए वो चाहिए। बाकी चीज़ों में अगर अपलोड है तो आप लोग संज्ञान लेते हैं और इनका वकील उनको पहुंचा देंगे। यह जरूर है कि इस फैसले के बाद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके एक राजनीतिक रूप से, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी कि आप किसी अपने विरोधी को अदालती मामलों से, अदालत के मामलों में फंसा करके उसको नुकसान करने का प्रयास करें। यह जनता स्वीकार करती नहीं है इसको लोग स्वीकार कभी नहीं हो पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे कम से कम राहुल गांधी जैसे आदमी, राहुल गांधी की जो आम शोहरत रही है, आम छवि रही है, वो एक गैर जिम्मेदार नेता या कुटिल नेता या आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं रही है। लोगों ने राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में स्वीकार किया जो संवेदनशील है, लोगों के साथ, लोगों के मुद्दों के साथ तो जुड़ा हुआ है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब मैंने राहुल गांधी को नकारने की जितने भी कोशिशें थी अब सब फेल हो गई। आपने उनको पप्पू बनाया, उनको अगंभीर नेता बनाया, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, एक गैर जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जितने भी आपके प्रयास थे सब विफल हो गए और राहुल गांधी की जो स्वीकृति है और मजबूती के साथ समाज में स्थापित हो गई। तो अब सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल गांधी की मौजूदगी में जो इंडिया दल समूह है, इसकी आक्रामकता बहुत बढ़ेगी। ये लोकसभा में भी और राज्यसभा दोनों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा और विपक्ष को मिलेगा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को आपने जानबूझ करके अदालती मामले से खारिज कराने की कोशिश की। एक बार भी आपने अफसोस व्यक्त नहीं किया कि जो इस तरह का आदेश है वो आदेश गलत था। तो लोगों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगड़ी है कि आप जनतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था नहीं है। संसद में प्रधानमंत्री जी का आना की क्या स्थिति, लगातार आप देखिए ना, मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी, नूह के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी, सरकार की निष्क्रियता,
अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद फिर लोकसभा में लगातार जो सरकारी कार्रवाइयां हैं उसको जारी रखना, बहस को विलंबित करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे जनता के बीच में आपको चीजें प्रभावित करती हैं। कि आप संसद को एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी मकान दुकान को एड्रेस करना होता है क्या? संसद का मतलब कि आम देश के आवाम को के प्रति अपनी जवाबदेही तय करना होता है। आप पूरे देश को आप बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और संसद के अवहेलना यानी कि देश की जनता के अवहेलना। लेकिन लगातार ये जो प्रवृत्ति बनती चली आ रही है कि जो संसदीय मर्यादाएं हैं उसकी चिंता आपको नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उसकी आपको चिंता नहीं है, जो संसद की कार्रवाई के दिन है लगातार घटते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी लगातार घटते चली लगभग है ही नहीं है। अगर आप किसी प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे तो सर्वाधिक कम मौजूदगी है। हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है, गुजरात के विधानसभा भी आप मौजूदगी देखेंगे तो यही है। तो ये मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से विपक्ष की विश्वसनीयता और बढ़ेगी, विपक्ष का सरकार के ऊपर आक्रमण और गंभीर होगा, और बड़ी राजनीतिक चुनौतियां जो है उस सरकार के सामने पेश आएंगी। जी, बड़ी राजनीतिक चुनौतियां। लेकिन संसद से सड़क तक क्या कुछ चेंज देखेंगे हम, जयशंकर जी, इस फैसले के बाद? नहीं, एक तो जो आप पूछ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री अब आएंगे सदन में अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाती है तो उस पर एक शेर याद आता है कि राहुल न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल। है तो ये कि हम ही जब न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, लेकिन यहाँ पे हम उसको जोड़ रहे हैं कि राहुल न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, किसे देखकर उनको शर्म आएगी। अब राहुल आएंगे तो थोड़ा शर्मिंदगी तो महसूस करनी पड़ेगी कि सारे जतन भी फेल कर गए और राहुल गांधी वापस संसद में लोकसभा में आ रहे हैं। मोदी जी के दिल पर क्या बीत रही होगी ये अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी उस समय देखने को मिल पाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी राजीव जी, तो उसमें सिर्फ मणिपुर पर केंद्रित नहीं रहेगी, तब उसमें हरियाणा में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, देश में जो सांप्रदायिकता का दावानल सुलगाने की कोशिश की जा रही है, बारूद की जो सुरंगें बिछाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेके कि आरपीएफ के जवान ने जिस तरह से हत्या कर दी 4 लोगों की रेलगाड़ी में, उस पर चर्चा होगी, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पर होगी, और होगी चर्चा अडानी पर। जिस सवाल पे आपको याद होगा ना कि जब संसद में मांग हो रही थी कि राहुल को बोलने दीजिए, राहुल को बोलने दो, उसी दिन की सदस्यता रद्द करवा दी गई थी। तो अब राहुल गांधी फिर से वापस आ रहा है, तो वो पूछेंगे एक बार कि हाँ भाई साहब अब तो बता दो 20,000 करोड़ रुपए किसके थे। तो ये सारे सवाल उठेंगे। उस पर जो है, एक चीज मैं आपसे बताऊं, रविकांत को भी थोड़ा करेक्ट करना चाहता था, शायद चले गए होंगे। नेता विपक्ष को जवाब नहीं देना होता है इसमें। जवाब जब प्रधानमंत्री का हो जाएगा उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है उसका अंतिम जवाब होता है। मतदान से पहले जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो उसको जवाब देना होता है। यानी प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलेंगे उसका जवाब देने की का समय रहेगा गौरव गोगोई के पास, वो बताएंगे, पलटवार कर सकेंगे अपने हिसाब से। तो मेरा कहना यह है कि देखिए बौखलाहट तो बढ़ेगी इनके अंदर, अभी और भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि जो मणिपुर की घटना है या हरियाणा का सांप्रदायिक उन्माद है या दंगे हैं या आरपीएफ के जवान ने जो हैवानियत दिखाई उसमें कड़ी है, कड़ी के रूप में जुड़ी हुई। इस तरह की कड़ियां और बढ़ेंगी क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज दिखाई दे रही है बार बार कि अब और कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वही हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, सांप्रदायिक आधार पे हिंदू एक तरफ हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अखिल स्वामी कह रहे थे ना कि अब हिंदू समझने लगा है, मुसलमान तो समझ गया है कि उसको प्रोवोक किया जाता है, बार बार उकसाया जाता है ताकि वो कुछ बोले, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपकी मार भी खा रहा है, आपकी गालियां भी सुन रहा है, आपके हाथों उसकी जान भी जा रही है, लेकिन वो कभी वो ये नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब हिंदू भी समझने लगे हैं कि नहीं, बेवजह हमको लड़ाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए हमको मोहरा बनाया जा रहा है। हमारी गुर्बत पर कभी चिंता नहीं की जा रही है। हमको भी पेट्रोल उसी दाम से मिल रहा है जो जिस दाम से मुसलमान को मिल रहा है, हमको भी रसोई गैस या डीजल उसी दाम पे मिल रही है, हमको हवाई जहाज का टिकट या रेलगाड़ी का टिकट उसी दाम पे मिल रहा है जिस पर मुसलमान को मिल रहा है।
तो ये सिर्फ हमसे लड़वाने का काम कर रहे हैं। और खास तौर से जो है ओबीसी के समाज में, दलित समाज में, आदिवासी समाज में अब ये इस बात का इल्हाम होने लगा है कि अपने बेटों को तो नहीं भेजता है कोई भी पार्टी, भाजपा का एमपी या मिनिस्टर, हमारे गरीब लोगों को कांवड़ यात्रा में झोंक देता है, हमारे गरीब बच्चों को जो है शोभा यात्रा में आगे कर देता है, मार खाते हैं वो, मरते हैं वो, और ये मजा मारते हैं। इनका बेटा तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव हो जाता है, हमारे बच्चे जाकर के वहां पे दंगों में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इस बात का एहसास अब लोगों को होने लगा है, और यह एहसास होना ही इनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इस पर भी अगर ये फेल कर गए, तो मैं तो बार बार कहता रहा हूं ना कि ये जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है उसमें तो इनकी लुटिया डूबनी ही डूबनी है। 2024 की लड़ाई भी बहुत मजबूत चुनौती के रूप में सामने आने वाली है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य तय करेगा। उस समय क्या मुद्दे होंगे, उस समय कौन सा पुलवामा, कौन सा बालाकोट, कौन सा कुछ और आ जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जनता ने एक तरह का मानस बना लिया है कि भाई 10 साल बहुत हो गए, आपके अच्छे दिन भी हमने देख लिया, आपका 15 लाख रुपया भी हमने देख लिया, आपका हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी हमने देख लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलों के अलावे सिर्फ जुमले ही जुमले आपके पास है, और लड़ाने भिड़ाने के अलावे आपका पास कोई आगे का कार्यक्रम भी नहीं है। तो अब मुक्त कर दीजिए, ये जनमानस बनने लगा है और राहुल गांधी उसको लीड करेंगे। लेकिन वही जो मैंने कहा, सबसे बड़ी वक्त की जरूरत यही है कि जो सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच हो रहा है, सांप्रदायिकता का जहर जो इस तरह से फैला दिया गया है, उस जहर को कि काट करने के लिए विपक्ष के लोगों को प्रयास करना होगा। जैसे रविकांत दिख रहे थे, राजनीति के साथ समाज नीति भी करनी होगी और लोगों को समझाना होगा कि भैया तुम्हारा मुस्तकबिल जो है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसका रास्ता देखने की बात है। इसका रास्ता हमारे पास है, हम उस पर चलेंगे। और इसको लेकर के अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इंडिया आगे बढ़ेगा, तो इंडिया जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। मैं मुतमईन हूँ। जी राजीव। मुतमईन है जयशंकर जी कि इस आधार पे, इस हिसाब से इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो जीतेगा, क्योंकि देश की जनता अब समझ रही है। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या राहुल गांधी को रास्ते से हटाते हटाते खुद एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां अब बड़ी चुनौती नजर आ रही है? न सिर्फ राहुल गांधी, आप न राहुल गांधी को हटा पाए, अब तो ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी का साथ देने 25 और भी दल आ गए हैं, और हो सकता है कि मुंबई में कुछ और दल साथ जुड़ जाएं जो अगली बैठक होगी। तो यहां राहुल को अलग करते करते आप और भी बुरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपका। जी राजू जी, ऐसा है, दरअसल मोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि अब जो है कांग्रेस ही नहीं, जो राहुल गांधी हैं वो बहुत बड़ी नैतिक जीत के साथ आ रहे हैं। आप याद कीजिए, काफी समय से ऐसी बात की जाती थी कि भाई कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी जैसी चाणक्यगिरी अपनानी चाहिए, वैसे ही सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। ये सलाह बार बार दी जाती थी, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही साधनों की शुद्धता के साथ जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है, कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो जीतकर वापस आ रहे हैं लोकसभा के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि कल या परसों या जब भी राहुल गांधी प्रवेश करेंगे तो देखिए उनमें जीत का अहंकार ना हो, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि मोदी और सारे मंत्री एक अपराध भाव से ग्रस्त होंगे। तो नैतिकता की जीत जो होती है वो सबसे बड़ी जीत होती है, और राहुल गांधी जो है उसी ताकत के साथ जो है वो आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की सबसे बड़ा संकट है कि उसको राहुल गांधी ने नैतिक रूप से परास्त कर दिया है। कानूनी दांव पेच एक अलग तरफ रख दीजिए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खराब किए बिना जो राहुल गांधी है वो जीत के आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मोदी की जो है ये हार की जो है वो शुरुआत है। अब असली बात देखना यह है कि क्या राहुल गांधी के आ जाने के बाद, जब राहुल गांधी नहीं थे तब भी संसद में नहीं आ रहे थे हमारे मोदी जी, अब राहुल गांधी जब वहां रहेंगे तो वो आएंगे या नहीं आएंगे? या ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए अभी संसद के अंदर पोछा लगा हुआ फर्श पे, मैं जरा ठहर के आता हूँ, क्योंकि पता चला कि वो किसी और चुनावी मीटिंग्स में न चले जाएं। तो आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ये गारंटी दे सकता है कि किसी भी नियमों को तोड़कर वो अब्सेंट हो सकते हैं, अनुपस्थित हो सकते हैं। अगर
मोदी नहीं आते तो आप जान लीजिए कि जनता के बीच ये संदेश जाएगा, ये बहुत ही घबराया हुआ प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है, और असली जो है इसको परास्त करने वाला आदमी जो है वो कानूनन जीतकर वो संसद के अंदर आ गया है। सबसे बड़ी मोदी की हार वहां पर होगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो अवसान है उसका यही प्रस्थान बिंदु होगा राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आज आप लोगों के बीच हम रख रहे थे दोस्तों, और यहाँ समझने की कोशिश यही थी कि राहुल गांधी की सज़ा पर अब रोक है सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद देश की सियासत किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद था। आप देखिए इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी, और उधर मीनू जैन जी, जयशंकर गुप्त जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 3 और साथी थे, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे वक्त से, और एक लंबी चर्चा